ऐसे लोगों में HbA1c परसेंटेज नहीं बढ़ता और इसलिए डायबिटीज़ भी डायग्नोज नहीं होता। लेकिन जो स्पाइक से आपका जो डैमेज हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है बॉडी में, वो तो आपको मिलेगा। इसलिए बोला जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के लिए डायबिटीज़ होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही हो जाता है उनका कॉम्प्लिकेशन। ब्लड रिपोर्ट आपका और आपके इन्वायरमेंट, क्या फूड ले रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, सर्केडियन रिदम क्या है, धूप कितनी ले रहे हैं, किस टाइप का फूड ले रहे हैं, स्ट्रेस कितना है, फिजिकल स्ट्रेस कितना है, इमोशनल ट्रॉमा कितना है, काफ़ी चीज़ों को लेके ब्लड रिपोर्ट बनती है। और ब्लड रिपोर्ट एक बहुत हेजी सी रिपोर्ट बनती है विच इज़ नॉट इंटायरली राइट, जो हम अभी डिस्कस करके आपको बताएंगे नुआंसेस उसके क्या हैं सारे। आपका जो 5.7 आ रहा है वो ग्लूकोज डिसरेगुलेशन को नहीं बता रहा है, वो बस ये बता रहा है कि जो सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो उस आरबीसी से ज़्यादा दिनों तक अटैच रहा, और क्योंकि उस आरबीसी का लाइफ स्पैन ज़्यादा था तो ग्लूकोज अटैच होता चला गया और एक्स्ट्रा 2 महीने एक्स्ट्रा अटैच रहा उससे, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ गई थी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जगप्रीत है ਤੇ फूड एज मेडिसिन का सेशन नंबर 3 है। सेशन नंबर 1 विच असी हमने डॉक्टर दीप्ति के साथ बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं और कार्ब्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। बेसिकली ग्रेन्स, शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स और बाहर का खाना काफ़ी कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, अगर हमें थोड़ी भी अपनी हेल्थ अपनी इम्प्रूव करनी है और संभाल के रखनी है। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मैक्सिमम घर पे बना के खाइए, वो अच्छा है। सेकंड सेशन हमने डॉक्टर किशले के साथ किया था, जिसमें हमने सेल मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो काफ़ी डिटेल में समझा था 2 घंटे लगा के। और उसमें यही निकल के आया था कि आपको अपना फूड कंटेंट में एनिमल प्रोटीन, एनिमल फैट बढ़ाना पड़ेगा, और सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप ले सकते हैं एज़ पर योर नीड, बट मोस्टली डाइट आपकी एनिमल बेस्ड होनी चाहिए, जिसको हम बोल देते हैं आजकल कार्निवोरस या कीटो या लो कार्ब डाइट कह देते हैं। तो वो डॉक्टर किशले ने हमें समझाया था। आज सेशन नंबर 3 है हमारा, जिसमें हम लोग ब्लड टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। प्राइमरली ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जो होते हैं, HbA1c के ऊपर बात करेंगे, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं, और KFT किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। ये सिर्फ एजुकेशनल सीरीज़ है, और ब्लड रिपोर्ट्स देखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि काफ़ी पैरामीटर हैं, काफ़ी नुआंसेस हैं, और बेटर है कि वो डॉक्टर ही देखे तो काफ़ी ठीक लगेगा, क्योंकि हम लोग हमारी उतनी डेप्थ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ब्लड रिपोर्ट आपका और आपके इन्वायरमेंट, क्या फूड ले रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, सर्केडियन रिदम क्या है, धूप कितनी ले रहे हैं, किस टाइप का फूड ले रहे हैं, स्ट्रेस कितना है, फिजिकल स्ट्रेस कितना है, इमोशनल ट्रॉमा कितना है, काफ़ी चीज़ों को लेके ब्लड रिपोर्ट बनती है। और ब्लड रिपोर्ट एक बहुत हेजी सी रिपोर्ट बनती है विच इज़ नॉट इंटायरली राइट, जो हम अभी डिस्कस करके आपको बताएंगे नुआंसेस उसके क्या हैं सारे। तो बेस्ट है कि आप डॉक्टर के साथ बैठें और अपनी ब्लड रिपोर्ट तभी जज करने की कोशिश कीजिए। आज फिर हमारे साथ डॉक्टर किशले हैं पटना से, जो कि MBBS डॉक्टर हैं। ही इज़ अ स्पेशलिस्ट मेटाबॉलिकल डिजीज़। मेटाबॉलिकल डिजीज़ आपको जैसे समझाया था हमने पिछली बार, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर मेटाबॉलिज्म इज़ मेटाबॉलिक डिजीज़। जिसमें प्राइमरली बात करें तो डायबिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है, और हम जैसे जितना ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। तो डॉक्टर किशले फोकस करते हैं फूड पे ही, और फूड को लेके अपने पेशेंट्स को ठीक करने की एडवाइस करते हैं। तो डॉक्टर किशले, आज वेरी थैंकफुल टू यू टू जॉइनिंग अस। डॉक्टर किशले की अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि एक तो ये अप टू डेट हैं, जितना भी ऑनलाइन साइंटिफिक एविडेंस निकल के आ रहे हैं, या जो भी डिबेट चलती हैं बिटवीन डॉक्टर्स, क्योंकि मेडिकल साइंस भी कहीं ना कहीं सेटल नहीं है। आपने देखा होगा आजकल डिबेट चल रही है डॉक्टर टेड नाइमन और डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन के बीच में, जो लोग बातें कर रहे हैं कि एक बोल रहा है एनर्जी टॉक्सिसिटी और एक बोल रहा है इंसुलिन टॉक्सिसिटी के बारे में। तो काफ़ी चीज़ें अभी भी सेटल नहीं हैं।
बट अच्छी बात यह है कि डॉक्टर किशले रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और जब फ़ोन पे बात करता हूँ तो इनमें एक एंथुजियाज़म है समझाने का, एजुकेट करने का लोगों को, विच इज़ वेरी पॉजिटिव. So I'm thankful to Dr. Kishle to join us today to guide us, make us understand how to read the blood reports. So welcome Dr. Kishle. थैंक यू जगदीप जी, थैंक यू वेरी मच. Welcome again, welcome again. Sir, आज we'll talk about broadly 4 topics. We'll discuss the reference ranges जो हमारी blood report के बीच में दिया होता है. थोड़ा सा हम कीटो लो कार्ब डाइट के बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी डाउट्स लोगों को आ रहे हैं वो पूछेंगे. तीसरा हम डिस्कस करेंगे KFT और LFT का जो टेस्ट होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना? Yes. तो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ब्लड रिपोर्ट देखते हैं और उसके साइड में रेफरेंस रेंजेस लिखी होती है और हम अपने आप ही पढ़ के कुछ ना कुछ एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है. तो प्लीज़ पहले तो ये बताइए कि वो रेफरेंस रेंजेस आती कहाँ से हैं? राइट. वो जो भी रेफरेंस रेंज हम देखते हैं ना ब्लड पैरामीटर्स को लेकर के, वो चाहे आपका LFT में सारे देख रहे हैं, हम KFT में देख रहे हैं, और भी इवन लिपिड प्रोफाइल में देख रहे हैं. तो ये सारे रेफरेंस रेंज एक्चुअली लोगों को ये समझना होगा कि ये जो नॉर्मल रेंज है, सो कॉल्ड जो नॉर्मल रेंज हम मानते हैं, वो एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए है. और उस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का मतलब है 95% ऑफ द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन. अब हमारी जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है वो काफ़ी सिक है, वो हेल्दी नहीं है. सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है. और जब भी हम एज अ पॉपुलेशन जब सिक होते हैं, एज अ सोसाइटी जब सिक होते हैं, और क्योंकि सारे लोग ज़्यादा सिक हैं, बहुत कम लोग अब हेल्दी हैं, ऑप्टिमली मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं. और वो डेटा तो कई बार हमने देखा है कि अमेरिकन, शायद जितने भी अमेरिकन है उसमें से सिर्फ ओनली 12% पीपल आर हेल्दी, मेटाबॉलिकली हेल्दी. तो 88% ऑफ द पॉपुलेशन इन अमेरिका एक्चुअली आर मेटाबॉलिकली सिक और ओबीज, और समहाउ दे आर सिक मेटाबॉलिकली. तो वो प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे सिक होती जाएगी तो एवरेज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का जो सिकनेस का जो वो है ना, वो नंबर बढ़ता चला जाएगा. ज़्यादा पॉपुलेशन अब सिक होंगी, और जो रेफरेंस रेंज होगा वो, क्योंकि 95% ऑफ द पॉपुलेशन से हम डिराइव कर रहे होते हैं, और क्योंकि 95% ऑफ द पीपल हमारे सिक हैं, तो वो नॉर्मल रेफरेंस रेंज इसलिए आ जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है. हालांकि वो ऑप्टिमल नंबर नहीं होगा किसी एक इंडिविजुअल के लिए. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि लिवर फंक्शन टेस्ट हम जब देखते हैं तो उसमें AST, ALT लिवर एंजाइम्स होते हैं, और ALT AST का नॉर्मल रेफरेंस रेंज अगर हम देखते हैं तो उसका शायद 10 to 40 अब 45 तक अपर लिमिट उसका दिया रहता है ब्लड रिपोर्ट्स में. पहले ये जो अपर लिमिट था सारे एंजाइम्स का लिवर में, वो टुवर्ड्स 30 था, मतलब 30 के ऊपर आप जाएंगे तो आपको एबनॉर्मल माना जाता था. अब क्या हो रहा है कि अब क्योंकि फैटी लिवर बहुत कॉमन हो रहा है, ओबेसिटी बहुत कॉमन है, हर लोग मेटाबॉलिकली सिक हैं, उस चक्कर में सारे के लिवर एंजाइम्स जो है थोड़ा सा अपर लिमिट की तरफ रहते हैं. अबव 30 तो रहता ही रहता है. और आप जो रेफरेंस रेंज डिराइव कर रहे हो, आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल से डिराइव कर रहे हो, जिसमें हमारा 95% ऑफ द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन. अब क्योंकि उनका नंबर मोस्ट ऑफ द पीपल का उस रेंज में रह रहा है, 40 to 45 या 35 जो भी अपर लिमिट की तरफ रह रहा है. अब जितने भी पॉपुलेशन हैं, उस 95% ऑफ द पॉपुलेशन में जितने भी लोग आते हैं, उनका रेफरेंस, क्योंकि अपर लिमिट नॉर्मल लिमिट का जो भी वैल्यू आ रही है हमारी, वो एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड बन जाता है. फिर 5% वालों को हम लोग उसको मतलब हम एक्सक्लूड कर देते हैं. अब जैसे हमारी रेफरेंस रेंज होगी वो उस तरह से नहीं है LFT में, तो हम तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को बेसिकली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं ना. स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जो है हमारा, जो सैंपल साइज है, वो बेसिकली सिक पॉपुलेशन है. और क्योंकि उसके नंबर अपर लिमिट की तरफ है, तो जो भी ज़्यादा लोग आप देख लीजिए, जितने लोग भी अगर वो गलत अगर खा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही उन्हीं को माना जा रहा है. क्योंकि एवरेज पॉपुलेशन मैक्सिमम मासेज में वही वैसे ही लोग हैं जो गलत खा रहे हैं. तो हम लोग ये बोलते भी हैं, उसके बाद भी हमारी बात लोग नहीं मानते हैं. तो सेम उसी तरह से उस लेबोरेटरी पैरामीटर्स के नंबर के साथ भी कि 95% ऑफ द पीपल का जो भी नंबर होगा उसे हम काइंड ऑफ नॉर्मल मान लेते हैं.
और वहीं से एक रेफरेंस रेंज इस्टेब्लिश होता है, वो चाहे LFT का हो, RFT का हो, और चाहे ब्लड शुगर का हो। खैर ब्लड शुगर का तो वो इस्टेब्लिश्ड है, फैक्ट है एक तरह से कि 70 to 100 हमारा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। वो लेकिन भी पहले बोला करता था कि 150 का हुआ करता था, अब शायद कम कर दिया है, हाँ एंड पीपल थिंक इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। जी, अब जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन सिक होगी ना, तो उससे क्या होगा कि और भी लिवर एंजाइम थोड़ा अपर लिमिट की तरफ जाएगा। तो आप बेसिकली अपर लिमिट के जो वैल्यू है उसको आप वो कर दोगे, बढ़ा दोगे और भी अपर लिमिट के, और धीरे धीरे फिर आपका 30 to 50 भी नॉर्मल मानने लगेंगे लोग, क्योंकि फैटी लिवर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओबीज होते जा रहे हैं समय के साथ। तो रेफरेंस रेंज का यही फंडा है। तो रेफरेंस रेंज बहुत ज़्यादा कुछ साइंटिफिक नहीं है, तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपकी जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका रेफरेंस रेंज एस्टैब्लिश होगा। अगर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपकी हेल्दी होने लगेगी तो LFT का सेम लिवर एंजाइम उस पॉपुलेशन के लिए 15 to 30 हो जाएगा। राइट, सिंपल सी बात है। राइट, या। और ये जो टेस्ट जो होते हैं ये कंसिस्टेंसी होती है हर लैब में, या कंट्री टू कंट्री फ़र्क है, लैब टू लैब फ़र्क है? कुछ टेस्ट तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब कंसिस्टेंट आते हैं रिजल्ट्स, और जिसके कंसिस्टेंट आते हैं रिजल्ट्स उनको हम मानते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है काइंड ऑफ, जैसे LFT हो गया, RFT हो गया। इसमें आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखेंगे लेबोरेटरी के लेवल पे। लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं, जैसे फास्टिंग इंसुलिन हो गया, तो वो सारे, और इसलिए फास्टिंग इंसुलिन को हम स्टैंडर्डाइज अभी तक किए भी नहीं है, और इसलिए जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन है उसमें हम फास्टिंग इंसुलिन की टेस्ट नहीं करते हैं। जैसे कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट होगा या फिर ओबीज पेशेंट है जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मे बी ये इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, तो उस पेशेंट में भी हम फास्टिंग इंसुलिन नहीं करते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस में जब डायग्नोस करते वक्त वो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अभी भी हमारे इंक्लूडेड नहीं है फास्टिंग इंसुलिन। और वो स्टैंडर्डाइज्ड कहने का ये मतलब होता है कि आप अगर किसी लेबोरेटरी में करवा रहे हैं तो हर एक लेबोरेटरी में ना अलग अलग एसेज होते हैं, अलग अलग मेथड से आप एस्टिमेट करते हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को, और वो डिपेंड नहीं करता कि आप किस लेबोरेटरी में कर रहे हो, आप कौन से मेथड को यूज़ कर रहे हो। कोई भी मेथड आप यूज़ करो, कोई भी एसे को यूज़ करो, आपका वैल्यू जो है वैरी नहीं करना चाहिए। अगर वैल्यू वैरी कर रहा है लेबोरेटरी को चेंज करने से या फिर मेथड को, एसेज को बदलने से, देन हम मानते हैं कि ये स्टैंडर्ड नहीं है अभी भी, और इसलिए फास्टिंग इंसुलिन को स्टैंडर्डाइज्ड नहीं माना जाता। इवन HSCRP को भी बहुत हद तक हम स्टैंडर्डाइज नहीं मानते हैं, इसलिए क्योंकि आप लेबोरेटरी में जब भी कराएंगे आप देखेंगे काफ़ी वेरिएशन आता है लेबोरेटरी के लेवल पे। आप HSCRP आप अगर इस लैब से करा रहे हैं कुछ और ही रहेगा, वहाँ पे कुछ और ही रहेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। और लेकिन LFT RFT की जहाँ तक बात है, जो भी हम कॉन्वेंशनल जो भी टेस्टिंग हम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। हाँ, लिपिड प्रोफाइल में मैं मानता हूँ कुछ पैरामीटर्स जैसे LDL हो गया, HDL हो गया, उसके नंबर्स में भी वेरिएशन होता है लेबोरेटरी के लेवल पे। तो आप रिकमेंड करते हैं कि एक ही लैब से कराया जाए, या जैसे मैंने सुना है कि लैब्स में मेथड डिफरेंट होते हैं, केमिकल डिफरेंट कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो वुड यू रिकमेंड कि एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट हो, मंथली या 6 मंथली या 3 मंथली, जिससे एक कुछ आइडिया लग जाए? देखिए, लैब चेंज कराने का कारण ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण ये होता है कि अगर आप कहीं किसी एक लैब में आप टेस्ट करा रहे हो, तो मैंने ये देखा है कि वो लैब वाले क्या करते हैं, उस नंबर्स को ना वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में रखते हैं अपने। और लैब वाले एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बीमार हो तो आप 1 महीने में आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हो जाओ, क्योंकि ये नोशन नहीं है ना हमारे कम्युनिटी में। हम ये मानते हैं कि डायबिटीज़ हो गया, आप ओबीज हो तो आप जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। तो उनके रिकॉर्ड में काइंड ऑफ रहता है वो कि आपका ये नंबर डायबिटीज़ का ये ऐसा है, HbA1c ये वो ऐसा है। और जब भी आप कराओगे ना सेकेंड टाइम, आप हो सकता है बहुत डाइटरी इंटरवेंशन के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा 3 महीने बाद बहुत ड्रास्टिक कुछ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आना चाहिए, लेकिन आप पता चला आप उसी लैब में रिपीट कराए सारे टेस्ट और वो लैब वैल्यूज़ लगभग वैसे ही आ गया। तो वो लोग करते क्या है कि वो बेसिकली टेस्ट करते ही नहीं है, वो उसी के अराउंड वो मैनिपुलेट कर देते हैं थोड़े नंबर को। और स्पेशली ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऑनलाइन करा रहे हो या फिर इस तरह के ऐप से आप करा रहे हो, तो वो नंबर के साथ ऊपर नीचे थोड़ा कर देते हैं ताकि आपको लगे, आपको डाउट भी ना हो, क्योंकि वो उनको नहीं पता है कि ये बंदा एक्चुअली मेटाबॉलिक थेरेपी पे था,
ड्रग्स नहीं ले रहा था, क्योंकि ड्रग्स वाले लोगों का लेबोरेटरी वाइज आप देखेंगे ब्लड पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है, वो उसी तरह से रहता है। अगर किसी का HbA1c 7 है तो वो 7.5 या 6.8 ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 7.5 से उनका 6 हो गया या 6.5 हो गया या फिर 5 आ गया, ये नहीं होता आपका मेटाबॉलिक थेरेपी जब तक आप नहीं कर रहे हो। हाँ, ड्रग्स पे आप रहोगे तो 7.5 से हो सकता है 7 हो जाए या हो सकता है 8 हो जाए, तो वहाँ पे ना आपके साथ फैलेसीज का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि लैब वाले लोग थोड़ा सा बस करना नहीं चाहते, उतना डिटेल में एग्जामिन नहीं करते, टेस्ट नहीं करते अच्छे से, और उस चक्कर में क्या होता है आपको एक फॉल्स रिपोर्ट मिलता है और आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो वहाँ पे मेरा एडवाइस यही होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए था इस थेरेपी के बाद, मेटाबॉलिक थेरेपी स्पेशली, ड्रग्स वाले चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि उनका तो कुछ भी इंप्रूव नहीं होता, वो तो सभी को पता है। तो आप यहाँ से कराओ वहाँ से कराओ, ऐसे भी वही आना है, इधर उधर का प्लस माइनस 1 का इधर उधर का डिफरेंस रहेगा छोटा मोटा। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने ये डाइटरी स्ट्रैटेजी को अपनाया और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे वैल्यूज़ जो है ड्रास्टिकली कुछ आने चाहिए, इम्प्रूव होने चाहिए, और वो नहीं आए, देन मुझे ऐसा लगता है कि आपको लैब को बदल के एक बार देखना चाहिए। अदरवाइज आप ऑलरेडी हेल्दी हो और वो कोई भी पैरामीटर्स अगर आ गया, जैसे HbA1c थोड़ा बढ़ गया, तो आप उस पैरामीटर्स के लिए आप लैब को बदलवा सकते हो, वरना हर एक पैरामीटर्स को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मानना। अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हो तो, अगर आप सिक हो देन डेफिनेटली आप लैब को बदल के देखो, हो सकता है वहाँ पे आपका थोड़ा सा बेटर आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो बस मेरा यही थॉट है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लैबोरेटरी को लेकर के परेशान नहीं होता हूँ, वैल्यूज़ को लेकर के। वेरी वेल सेड। अब 100 पैरामीटर्स में से अगर 2-3 खराब आ रहे हैं तो यू डो नॉट हैव टू बी वेरी वरीड अबाउट देम, और वो डॉक्टर के साथ ही आप बैठ के कंसल्ट करें तो ठीक रहेगा। राइट। सो सर, ब्लड ग्लूकोज का जो हम टेस्ट करते हैं HbA1c, ये क्या होता है? HbA1c कैसे निकल के आता है? देखिए, HbA1c का पहले तो हमें ये देखना होगा कि HbA1c है क्या, उसमें 1 क्या है और HbA क्या है। तो इन जनरल जो हीमोग्लोबिन को ना हम बेसिकली डिनोट करते हैं Hb से, और क्योंकि एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो HbA को बताता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो HbA टाइप है, और HbA में भी आपका HbA1 होता है, एक HbA2 होता है, ये वेरिएंट है बेसिकली आपका। तो जो भी ग्लोबिन चेन होता है ना, जैसे हीमोग्लोबिन में एक हीम हुआ जो आयन पार्ट हुआ, और एक ग्लोबिन हुआ जो प्रोटीन पार्ट है। तो ग्लोबिन में बेसिकली जो A है वो ग्लोबिन पार्ट है HbA का, और उस A में आपका 2 अल्फा और 2 आपका बीटा चेन होता है। अब यूजुअली क्या होता है, जब आपका किसी न्यू बॉर्न का जन्म होता है तो उस समय उनका गामा चेन होता है, और वो गामा चेन बेसिकली रिप्लेस हो जाता है बीटा चेन से आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ बर्थ एक्चुअली। तो आप बच्चे जब बाहर आ जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है, तो उसके 6 महीने बाद वो ऑलमोस्ट वो बीटा चेन रिप्लेस हो जाता है गामा चेन रिप्लेस हो जाता है बीटा चेन से, और वो जो हेमोग्लोबिन आता है जिसको हम एडल्ट हेमोग्लोबिन बोलते हैं वो आपका HbA होता है, और वो HbA में आपका एक A1 भी होता है, A2 भी होता है, क्योंकि अब प्रीडोमिनेंटली हमारे हेमोग्लोबिन में A1 पार्ट ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 97% 95% आपका HbA1 है। तो इसलिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होगा वो HbA1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि वही हमारा मेजॉरिटी ऑफ द डोमिनेंट हेमोग्लोबिन पार्ट वही है, वेरिएंट वही है, और जब उसमें ग्लाइकेशन होता है तो उसको हम HbA1c डिनोट करते हैं। ओके। और इसी को हम HbA1c बोलते हैं, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन आपका बेसिकली ग्लूकोज से अटैच हो गया, और इसको जब हम वैल्यू देखते हैं लेबोरेटरी में चेक करते हैं, तो इसकी वैल्यू को हम देख करके परसेंटेज में एस्टिमेट करते हैं, और जिसे हम HbA1c परसेंट बोलते हैं। तो इसके वैल्यू में कोई मिलीग्राम पर डेसीलीटर इस तरह से आप नहीं देखोगे, आप देखोगे परसेंटेज में रहता है लिखा हुआ 5.6%, 6.2%, इस तरह से। और वो परसेंटेज का मतलब होता है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन आपके ग्लाइकेटेड है, बेसिकली शुगर से अटैच्ड। तो जितने भी टोटल हेमोग्लोबिन है, उस टोटल हेमोग्लोबिन का आप समझ लो, अगर आपका HbA1c 5.6 है तो आप समझ लो टोटल हेमोग्लोबिन का 5.6% आपका ग्लूकोज से अटैच्ड है। राइट, राइट।
ये ग्लाइसेटेड आपने वर्ड यूज़ किया, एक ग्लाइसेटेड और एक ग्लाइकोसिलेटेड होता है, इन दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन जो होता है ना, पहले तो हमें ग्लाइकेशन को समझना होगा और ग्लाइकोसिलेशन को समझना होगा। और क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ कि बहुत इंटरचेंजेबली यूज होता है ये ग्लाइकेशन एंड ग्लाइकोसिलेशन। आप जितने भी टेस्ट कराते हैं लेबोरेटरी से, उसमें HbA1c को ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन बोलते हैं, वो लिखे रहते हैं उसमें, रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो। और मेरे हिसाब से वो गलत है, मतलब पूरी तरह से गलत है। उनको ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टर्म यूज करना चाहिए, ना कि ग्लाइकोसिलेटेड। क्योंकि ग्लाइकेशन जो टर्म है ना, ये आपका बेसिकली एंजाइम डिपेंडेंट नहीं होता। अब कहने का ये मतलब है कि जैसे ही आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन है, आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है। और ब्लड में क्योंकि 70 to 100 तो हमारा ब्लड शुगर रहता ही है, आप खाना खाओ या ना खाओ, उतना तो रहना ही है। अब जब उतना ब्लड शुगर कंटिन्यूसली रह रहा है, देन डेफिनेटली उसकी वजह से कुछ आरबीसी तो आपका हेमोग्लोबिन तो शुगर से अटैच होना ही होना है, क्योंकि 70 to 100 तो हमेशा रहना है। इसलिए आपका HbA1c परसेंटेज में कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बेस लाइन पे आपका ब्लड शुगर जब रहेगा तो वो कुछ ना कुछ हेमोग्लोबिन से अटैच होगा, और वो परसेंटेज में आता है। अगर आपका लोअर साइड ब्लड ग्लूकोज रहेगा तो हो सकता है 4.5 रहे HbA1c परसेंटेज में, 4.6 रहे, इस तरह से लोअर लिमिट की तरफ रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ब्लड शुगर आपका रहेगा तो वो बढ़ता चला जाता है HbA1c परसेंटेज। और क्योंकि ग्लूकोज का जो अटैचमेंट हो रहा है आपका हेमोग्लोबिन से, वो कोई एंजाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है। कि जैसे जैसे आपका ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा ब्लड में, वैसे वैसे वो अटैचमेंट होता जाएगा। मतलब डायरेक्टली है रिलेशन ये, क्योंकि ग्लूकोज जितना ज़्यादा रहेगा ब्लड में, उतना ज़्यादा वो हेमोग्लोबिन से अटैच होता चला जाएगा। और उसकी वजह से, और कोई एंजाइम यहाँ पे नहीं रोल प्ले कर रहा होता है उस रिएक्शन में, जो भी कोवेलेंट रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोज और आपके हेमोग्लोबिन में, क्योंकि हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है और उससे अटैच हो रहा है शुगर, और यहाँ पे कोई एंजाइम का रोल नहीं है, तो एंजाइम इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है ये। और इससे क्या हो रहा है, क्योंकि आपका शुगर प्रोटीन से अटैच हो रहा है, और ये जब बढ़ता चला जाएगा तो इससे उस प्रोटीन का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होने लगेगा। क्योंकि इन जनरल जो भी HbA1c परसेंटेज हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, 5.1, 5.2, 5.7 के अंदर होना चाहिए, तो वहां तक अगर रहता है HbA1c परसेंटेज, तो वहां तक आपका हेमोग्लोबिन का फंक्शन, कहने का मतलब है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर होने लगे, देन डेफिनेटली वो एक पैथोलॉजी हो जाती है इन जनरल। और क्योंकि आप स्ट्रक्चर में कहीं ना कुछ ऑल्टरेशन कर रहे हो, क्योंकि ग्लूकोज जब उससे अटैच होगा तो स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट हो जाएगा, और इस तरह से किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो उसका फंक्शन भी बदल जाता है। तो जो भी हेमोग्लोबिन आपका अपना फंक्शन कर रहा होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे जितने फंक्शन हैं, क्योंकि मेनली वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है, और इसलिए वो अगर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा, देन डेफिनेटली आपको वीकनेस और ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। टिश्यू के लेवल पे वो ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं होगी प्रॉपर। तो ये जो ग्लाइकेशन हुआ, ये एंजाइम इंडिपेंडेंट हुआ, और ये प्रोटीन के फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज किया, और ये बेसिकली रेगुलेटेड प्रोसेस नहीं है। जैसे कहने का मतलब है ना, इस प्रोसेस को कहीं पे कोई फीडबैक नहीं आ रहा हमारे बॉडी में, कि अगर ग्लूकोज अटैच हो रहा है तो अब बॉडी उसको इनहिबिट करेगी कि अब मत अटैच हो, बहुत हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ग्लूकोज अटैच हो रहा है और ग्लूकोज आप खाए जा रहे हो, ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है बॉडी में, डायबिटीज़ का भी लेवल बढ़ता जा रहा है, देन क्या होगा, वो अटैचमेंट होता चला जाएगा। ये काइंड ऑफ पैसिव है, मतलब जितना ज़्यादा ग्लूकोज उतना ज़्यादा HbA1c परसेंटेज, उतना ज़्यादा अटैचमेंट। बट ये जो असॉल्ट हो रहा है, ये जो आप ग्लूकोज ले रहे हैं, अगर आप वंस इन अ वाइल ग्लूकोज का कुछ खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें हाई ग्लूकोज स्पाइक हो रहा हो आपका, वुड दैट ऑल्सो इफेक्ट योर HB मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, या ये रोज असॉल्ट करने पे ही चेंज होता है? हाँ, मैं उसको बतलाता हूँ। उसको HbA1c जब मैं वैल्यूज़ को बताऊँगा ना, ओवर एस्टिमेशन एंड अंडर एस्टिमेशन को भी मैं बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पे भी वैल्यूज़ में कई बार ऐसा आता है कि फॉल्सली हाई आ जाता है आपका, फॉल्सली लो आ जाता है वैल्यू, तो उसको मैं बताऊँगा। और जहाँ तक ये ग्लाइकेशन की बात हो गई, तो हम जान गए कि ये एक पैथोलॉजी है, ये कोई फिजियोलॉजिकल नॉर्मल चीज़ नहीं है। वहीं पे अगर ग्लाइकोसिलेशन पे आते हैं, तो ग्लाइकोसिलेशन एक आपका, एक बॉडी में ना हमारे एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जब भी टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ तो कुछ
साइंटिफिक मेडिकल टर्म आ ही जाता है और वहाँ पे मैं मतलब हेल्पलेस हो जाता हूँ, उसको यूज़ करना मेरे लिए मजबूरी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी पब्लिक देख रही है वो ये मान के चले कि कुछ नया सीखने को मिलेगा तो देखे, और उनको वही अगर बनाना ओट्स और दलिया करना है तो बाकी वीडियोस वो देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं वैसे। तो नई चीज़ें सीखनी है तो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट लेना पड़ेगा, नई वर्ड को सुनना पड़ेगा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे कोई वही ड्रामा नहीं चल रहा कन्वेंशनल कि आप ये खा लो वो खा लो, हल्दी ले लो, गार्लिक ले लो, मेथी ले लो, है ना, ये सब हम लोग वो सब काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वीडियोस को जब भी कोई देखे तो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ देखे कि आज हमें कुछ नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन जनरल अगर मैं किसी वर्ड को बोलता हूँ ना तो उसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बस टर्म को यूज़ करके निकल जाता हूँ वहाँ से। तो जहाँ तक बात रही इस ग्लाइकोसिलेशन की, तो क्योंकि मैं बता रहा था कि हमारी बॉडी में एक ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसलेशन और एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। और इन जनरल जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं ना तो उसको ही हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो ट्रांसलेशन की वजह से हो रहा है, उसे हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं। और वो ट्रांसलेशन आ रहा है आरएनए से, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है क्योंकि हमारा एक प्रोटीन स्ट्रक्चर तैयार हो गया जिससे हम ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर को तैयार होने के बाद उसमें शुगर मॉलिक्यूल का अटैचमेंट जरूरी हो जाता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट जाकर के अटैच होता है उस प्रोटीन से। और जब कार्बोहाइड्रेट उससे अटैच होगा देन उस प्रोटीन का फंक्शन एनहांस हो जाएगा, जो बेसिकली जो डेस्टिन्ड था जिस काम को करने के लिए वो प्रोटीन, अब वो उस काम को कर पाएगा क्योंकि उसके सब बेसिकली ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस हो गया। तो इसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद ये मॉडिफिकेशन हुआ, ये अटैचमेंट हुआ, कोवैलेंट प्रोसेस, कोवैलेंट रिएक्शन हुआ जिससे ग्लूकोज अटैच हुआ उस प्रोटीन से और उस प्रोटीन के एक्शन को एनहांस कर दिया। अगर वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट उससे अटैच नहीं होता तो वो प्रोटीन अपने काम को नहीं कर पाता। तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं। अब ये ग्लाइकोसिलेशन आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये काइंड ऑफ रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर प्रोटीन के साथ ये ग्लाइकोसिलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाएगा। और ये एंजाइम डिपेंडेंट है, ये बेसिकली रेगुलेटेड प्रोसेस है। हमारी बॉडी को पता है कि कब ग्लाइकोसिलेशन करना है, किस प्रोटीन के साथ करना है, कितना करना है, नहीं करना है। ये एक वेल रेगुलेटेड प्रोसेस है, एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। और यहाँ पे प्रोटीन के फंक्शन को हम एनहांस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोटीन का फंक्शन डिटोरिएट नहीं हो रहा जैसे हेमोग्लोबिन का वहाँ पे डिटोरिएट हो रहा था। तो ये सारे डिफरेंसेस को समझना है। इसलिए हेमोग्लोबिन के साथ जो शुगर मॉलिक्यूल का अटैचमेंट है वो ग्लाइकेशन है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली। वहाँ पे कभी नहीं ग्लाइकोसिलेशन यूज होना चाहिए। तो ये ग्लाइकोसिलेशन और ग्लाइकेशन की बात हो गई। ओके आपने एक वर्ड यूज़ किया अंडर एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन टेस्ट का जो होता है, वो क्या था? राइट, देखिए जब भी HbA1c परसेंटेज हम देखते हैं ना तो जनरली डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं, मानते हैं कि अगर कहीं से डायबिटीज़ हो गया है तो हम देखते हैं HbA1c परसेंटेज। लेकिन उस पेशेंट को डायबिटीज़ के डायग्नोसिस से पहले हम उसके कभी न्यूट्रिशन प्रोफाइल को चेक नहीं करते। मान लीजिए अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो आप उसे ये नहीं सोच रहे हो कि इसे आयरन डिफिशिएंसी भी हो सकती है, इसे विटामिन B12 डिफिशिएंसी भी हो सकती है, मेटाबॉलिकली सिक है तो डेफिनेटली ये सब कहीं ना कहीं एंजाइम मिनरल की डिफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन की डिफिशिएंसी हो सकती है। आप डायरेक्टली क्या करते हो, आप ब्लड शुगर देखते हो, फास्टिंग, PP एंड HbA1c परसेंटेज में। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होंगे वो पेशेंट्स, तो उस चक्कर में HbA1c का परसेंटेज जो है ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं बताता हूँ कि कब ऊपर होगा कब नीचे हो सकता है। तो एक डायबिटीज़ का जैसे पेशेंट आया, उसका HbA1c मान लीजिए हमें मिलता है 9.5 या 10, ठीक है। अब 9.5 या 10 HbA1c परसेंटेज में हम देखेंगे तो मे बी एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल हम मान सकते हैं कि वो करस्पॉन्ड करता है लगभग 300-350 के अराउंड। ये बता रहा है कि 24 आवर्स में उनका लास्ट 2 to 3 मंथ से लगभग 300 के अराउंड रह रहा होगा, क्योंकि 9.5 का परसेंटेज का मतलब वही होता है, आपका रिस्पॉन्डिंग जब आप निकालेंगे वैल्यू तो वो उसी के अराउंड आएगा। लेकिन पेशेंट घबरा गया,
वो डर गया कि भाई 300 350 रह रहा है लास्ट 3 महीने से, और मतलब पता नहीं क्या हो गया, क्यों हो गया। बहुत तरीके की बात उसमें दिमाग में चलने लगती है कि घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, मैं ठीक ही ठाक रहता हूँ, खाना वाना ठीक ही खाता हूँ। हालांकि कोई खा नहीं रहा, वो अलग बात है, बट उनको ऐसा लगता है और वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है उनका वो 300 रेंज में नहीं रह रहा होगा। HbA1c परसेंटेज बता रहा है कि वो 300 के आसपास आपका रहता है। हो सकता है उनका 200 के आसपास रहता होगा, हो सकता है 250 के आसपास रहता होगा, एग्जैक्टली 300 नहीं रहता होगा। और ये इसलिए शायद हो रहा होगा क्योंकि शायद वो न्यूट्रिएंट, कुछ न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होंगे, हो सकते हैं, हो जैसे आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं, वो विटामिन B12 डेफिशिएंट हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जब आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी होगी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी, तो आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन, RBC का प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये रॉ मटेरियल है हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए, RBC के प्रोडक्शन के लिए। और RBC का प्रोडक्शन आपका बोन मैरो में हो रहा है। अब बोन मैरो को अगर आप रॉ मटेरियल्स ही नहीं देंगे आयरन के फॉर्म में, विटामिन B12 के फॉर्म में, तो वो बना नहीं पाएगा RBC। तो अब RBC जब नहीं बनेगा तो क्या होगा कि आपके सर्कुलेशन में फ्रेश न्यू RBC नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बोन मैरो के लेवल पे ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन की कमी थी, विटामिन B12 की कमी थी। अब जब फ्रेश RBC नहीं आ रहा है तो इससे क्या होगा कि जो भी पुराने RBC थे पहले से, उनमें वही शुगर मॉलिक्यूल अटैच होते रहेंगे कंटिन्यूसली। उनके पास नया कुछ आ ही नहीं रहा अटैच होने के लिए। ग्लूकोज वेट कर रहा है कि हम कुछ नया आएगा तो उससे अटैच होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो हो नहीं रहा कुछ ऐसा। यहाँ पे फ्रेश RBC का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और फ्रेश RBC जब तक न्यू नहीं आएगा ब्लड स्ट्रीम में तब तक ग्लूकोज उससे अटैच हो नहीं सकता। तो अब जो भी सर्कुलेटिंग ग्लूकोज है उनका, वो उसी RBC से अटैच होता रहता है। और इसलिए HbA1c का परसेंटेज हम देखते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में ओवर एस्टिमेशन हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी RBC को 90 दिन पे खत्म हो जाना था और उसी दौरान कुछ नए RBCs को आ जाना था, तो वो सेम शुगर मॉलिक्यूल अगर फ्रेश RBC से अटैच हो जाता तो उस पुराने वाले से अटैच नहीं हो पाता। तो एक टर्नओवर की तरह, रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या होता कि HbA1c का परसेंटेज फिर डाउन हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि फ्रेश RBC नहीं आ रहा, तो सेम RBC में ग्लूकोज अटैच होता जा रहा है। तो आपका HbA1c का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तो एक ये फॉल्स एस्टिमेट दे रहा है। तो ये आयरन प्रोफाइल में, पूरी आयरन प्रोफाइल साथ में देखनी पड़ती है HbA1c के साथ, फेरिटिन, हीमोग्लोबिन। देखिए HbA1c परसेंटेज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे हमें बस ये देखना है कि आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं पेशेंट को, है ना। और आयरन डेफिशिएंसी अगर हम देखेंगे तो सिर्फ फेरिटिन से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो आयरन डेफिशिएंसी है ना, उसके लिए पूरे आयरन प्रोफाइल को हमें चेक करना पड़ेगा। जहां पे हमारे पास सीरम फेरिटिन होता है, सीरम आयरन होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एक पैरामीटर होता है, उसमें एक ट्रांसफेरिन सैचुरेशन होता है। और ये सारे पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि पेशेंट को एक्चुअली आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं। और जब पता लग गया कि आयरन डेफिशिएंसी से है, देन उसका जो HbA1c परसेंटेज होगा डेफिनेटली ओवर एस्टिमेटेड आएगा, ज्यादा ही आएगा, फॉल्सली हाई आएगा। क्योंकि आयरन की जब कमी होगी तो फ्रेश RBC नहीं आएगा, और उसी ओल्ड RBC से अगर ग्लूकोज अटैच होता चला जाएगा, देन हमारा HbA1c का परसेंटेज बढ़ जाएगा और फॉल्सली हाई बताता है इसलिए। और सेम विटामिन B12 के साथ भी है सेम, क्योंकि फ्रेश RBC उसमें भी नहीं आ पाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि विटामिन B12 के टेस्टिंग में भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली। ओके। डॉक्टर, जो लोग रेड मीट ज़्यादा लेते हैं, इनमें तो आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा इन लोगों में, तो सेम प्रोसीजर उनमें भी काम करेगा कि उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनेटली कम आएगा HbA1c या ज़्यादा आएगा? ये एक्चुअली HbA1c परसेंटेज जो है ना, मतलब सिर्फ आपके आयरन का वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर कोई पेशेंट है मीट बहुत खा रहा है
हो सकता है उसके आरबीसी का लाइफ स्पैन भी बढ़ जाए, क्योंकि जब आप मीट बेस्ड ईटिंग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, तो इन जनरल आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। और हमें पता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन क्यों होता है, हाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, देन क्या होगा, आरबीसी का लाइफ स्पैन हम मान सकते हैं कि बढ़ सकता है। और जब भी आरबीसी का लाइफ स्पैन बढ़ेगा तो HbA1c परसेंटेज वहाँ पे भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आरबीसी से कंटिन्यूसली ग्लूकोज अटैच होता रहेगा। अगर 3 महीने का कोई आरबीसी था जिसको रहना था 3 महीने तक, लेकिन अब वो 4 महीने रह रहा है, 5 महीने रह रहा है, तो उसी सेम आरबीसी से हेमोग्लोबिन से ग्लूकोज अटैच होता चला जाएगा। और इससे क्या होगा, HbA1c का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो मीट खाने से अगर HbA1c का परसेंटेज बढ़ रहा है तो इससे घबरा नहीं जाना है, मेरा कहने का ये मतलब है। हो सकता है आपका नॉर्मल भी रह सकता है HbA1c परसेंटेज, ऐसा नहीं है कि आप मीट खाएंगे तो आपका हमेशा ज़्यादा ही आएगा। कुछ पॉपुलेशन है जिनमें देखा जाता है कि जो भी स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट करते हैं उनका HbA1c परसेंटेज टुवर्ड्स प्री डायबिटीज़ की तरफ रहता है, 5.6 5.7 के अराउंड रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई पैथोलॉजी नहीं है, वो कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो 5.7 आ रहा है वो ग्लूकोज डिसरेगुलेशन को नहीं बता रहा है, वो बस ये बता रहा है कि जो सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो उस आरबीसी से ज़्यादा दिनों तक अटैच रहा, और क्योंकि उस आरबीसी का लाइफ स्पैन ज़्यादा था तो ग्लूकोज अटैच होता चला गया और एक्स्ट्रा 2 महीने एक्स्ट्रा अटैच रहा उससे, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ गई थी। और इसकी वजह से HbA1c का परसेंटेज आपका बढ़ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि ब्लड शुगर हमारा हाई रह रहा है। नहीं, ब्लड शुगर हाई नहीं रह रहा आपका जो आरबीसी है वो लंबे समय तक के लिए रह रहा है, इसलिए HbA1c का परसेंटेज आपका बढ़ गया। तो बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, मतलब 5.4 5.5 जाता है HbA1c का परसेंटेज, और लोगों को लगता है कि अब जो है हमें कार्बोहाइड्रेट खाने की ज़रूरत है, हमारा HbA1c परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है सीरियस। पॉल सेलेडिनो आजकल यही बोल रहा है ना, HbA1c को कंट्रोल करना है तो कार्ब्स खाने पड़ेंगे, तो वो कुछ और बातें करी जा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बट आपने एक और कॉन्टेक्स्ट बताया था कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या आपका स्लीप खराब है या इमोशनल स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी HbA1c चेंज हो जाता है। हाँ देखिए, HbA1c परसेंटेज अगर आपकी वैल्यू एक्चुअली चेंज कब करेगी ना, वो तभी चेंज करेगी जब 24 आवर्स पीरियड में आपका जो ब्लड शुगर है वो कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली हाई रह रहा है, वो कोई 3 से 4 ग्लूकोज स्पाइक से नहीं बदलने वाला। मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है ना, तो एट द सेम टाइम उनका ब्लड शुगर लो भी होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में भी जाते हैं वैसे पेशेंट्स। अब किसी का मान लीजिए आपका ब्लड शुगर 180-200 के अराउंड गया कार्बोहाइड्रेट को खाने के बाद, लेकिन फिर पता चला कि 1 से 2 घंटे बाद उनका ब्लड शुगर 60 की तरफ चला गया, 70 की तरफ चला गया। हाँ। तो आप जब एवरेज निकालेंगे ना तो अराउंड 100-110 के अराउंड आएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों में जिनका मल्टीपल स्पाइक्स चल रहा है, तो वैसे लोगों का ट्रॉफ भी जा रहा है, डाउन भी हो रहा है उसी रफ्तार से। तो जितना स्पाइक उतना ट्रॉफ, तो वो काइंड ऑफ ना काउंटर बैलेंस कर लिया। वो हाई ब्लड शुगर का हेमोग्लोबिन के लेवल पे, HbA1c के लेवल पे वो चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि जब आपका ब्लड शुगर लो जाएगा देन क्या होगा, एवरेज वैल्यू जो है ब्लड शुगर का वो तो कम हो गया ना, क्योंकि हाइपो में चला गया वो पेशेंट, हाइपर के बाद हाइपो हो गया। तो जैसे मान लीजिए 200 ब्लड शुगर किसी का गया और फिर 2 घंटे बाद उसका 50 और 60 चला जाता है, तो एवरेज आप निकालेंगे तो 120-130 के अराउंड रहेगा। तो इससे HbA1c परसेंटेज आपका इसलिए बढ़ता नहीं है इसलिए ऐसे पेशेंट्स में। तो जब तक पेशेंट का ब्लड शुगर परसिस्टेंटली हाई नहीं रहेगा 150-180, और जब एवरेज आप देखेंगे, क्योंकि अब परसिस्टेंटली देख लीजिए 24 आवर्स अगर किसी का 150-180 के अराउंड रह रहा है पूरे दिन, महीनों तक, देन एवरेज भी उसका क्या आएगा, उसी के अराउंड आएगा। 150 जब पूरे दिन रह रहा है तो एवरेज क्या होगा, 150 होगा ना। तो HbA1c परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पाइक और पीक और ट्रफ की बात ही नहीं है, यहाँ पे डाउन जा ही नहीं रहा है जो आपके स्पाइक को बेसिकली निगेट करे उसके इफेक्ट को। तो एवरेज ब्लड शुगर क्योंकि आपका कंटिन्यूसली 160-180 रहता है, देन HbA1c परसेंटेज बढ़ जाएगा। और इसी समय हम डायबिटीज़ को डायग्नोज करते हैं। हम डायबिटीज़ उस समय कहाँ बोल रहे हैं जब पेशेंट को 10 बार या 12 बार कार्बोहाइड्रेट खाने से स्पाइक हो रहा है, 8 बार, जो भी है, जितनी मील्स आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइट को।
तो वहाँ पे तो हम डायबिटीज़ नहीं बोल रहे किसी को। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो शुगर स्पाइक के साथ आपका लॉस भी हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा रहा है पेशेंट, और इसलिए HbA1c का परसेंटेज आपका चेंज नहीं होता। HbA1c परसेंटेज नॉर्मल रहता है। मैं तो वैसे कई लोगों का मैं मतलब फोर्स में देखा हूँ, मतलब 4.5 4.6 के राउंड रहता है वैसे लोगों का, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट वालों का, क्योंकि वो लोग हाइपोग्लाइसीमिया से काफ़ी सफ़र करते हैं, उनको पता नहीं लगता है। बस रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं उसको, क्योंकि आप जिस समय कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है, और उस ब्लड शुगर स्पाइक के रिस्पॉन्स में जब आपका इंसुलिन रिलीज होता है तो वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को नॉर्मल करने के दौरान क्या होता है कि लो हो जाता है आपका ब्लड शुगर। और क्योंकि ये एपिसोड आपका हाइपरग्लाइसीमिया ऑल्टरनेट होता है हाइपोग्लाइसीमिया के साथ, तो इस वजह से आपका ब्लड शुगर उस तरह से नहीं रहेगा कि आपका HbA1c को बढ़ा दे, परसेंटेज को। समझ रहे हैं बात को? और इसलिए ऐसे लोगों में HbA1c परसेंटेज नहीं बढ़ता, और इसलिए डायबिटीज़ भी डायग्नोज नहीं होता। लेकिन जो स्पाइक से आपका जो डैमेज हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है बॉडी में, वो तो आपको मिलेगा। इसलिए बोला जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के लिए डायबिटीज़ होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही हो जाता है उनका कॉम्प्लिकेशन। ओके, नंबर में नहीं आ रहा बट पहले ही कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो डॉक्टर इसको डायबिटीज़ जो आपने बोला डिसरेगुलेशन, इसको समझने के लिए डोंट यू थिंक कि फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज जो कि एक स्पॉट वैल्यू है, उसी टाइम की वैल्यू है, वो बेटर क्राइटेरिया हो सकता है? दिस HbA1c इज नॉट दैट गुड अ क्राइटेरिया? हाँ, मतलब आप अगर जैसे HbA1c आपका परसेंटेज क्या हुआ कि अगर डायबिटीज़ हो गया आपको, आप देख लिए आपको आ गया अगर उस रेंज में, देन आप डायबिटीज़ बोल दिए। जो आप मुझे ऐसा लगता है आप होमा IR की बात कर रहे हैं, इंसुलिन ग्लूकोज होमा IR, यस। हाँ। तो फास्टिंग इंसुलिन तो टेस्ट कर ही रहे हैं, मतलब कॉन्वेंशनल मेन स्ट्रीम में तो नहीं हो रहा, लेकिन जितने भी अब तो लोग आपको प्रैक्टिस करते हैं वो अपने फास्टिंग इंसुलिन को मॉनिटर करते हैं, और फास्टिंग इंसुलिन को देखते हैं, देन फास्टिंग ग्लूकोज को आप देखते हैं, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवाइडेड बाय शायद 405 होता है जब हम मिलीग्राम पर डेसीलीटर में हम देखते हैं। Yes. तो वो आपको काइंड ऑफ थोड़ा बेटर एक पिक्चर प्रोवाइड करता है, ये मैं मानता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि आपका अगर फास्टिंग इंसुलिन हाई है और ग्लूकोज अगर कम आता है, क्योंकि आप फास्टिंग ग्लूकोज, प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सारे जो सैंपल्स हैं हमारे, ये स्पॉट सैंपल है ना। आप अगर आज फास्टिंग इंसुलिन करा रहे हो, फास्टिंग ग्लूकोज करा रहे हो, तो आप फिर कल नहीं कराओगे। इतना क्रेजी कोई नहीं है, क्योंकि इतने पैसे भी कोई नहीं लगाना चाहता, है ना। Exactly, अब प्रॉब्लम यह है कि आप आज के दिन फास्टिंग इंसुलिन कराए, आपका लेट से आपका 12 आता है ना, और आप फास्टिंग ग्लूकोज कराए आपका 70 आया। अब 12 को आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे 4। हाँ, जो भी आप लगभग कितना आएगा, आप वैल्यू निकालते हैं इसका, तो 2.5। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो कह सकते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले रेंज में आ रहा है, ठीक है। ये तो ये बात हो गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है कि कई बार सेम पेशेंट में अगर फास्टिंग इंसुलिन वो नेक्स्ट डे कराएगा तो उसका 4 आता है फास्टिंग इंसुलिन, और ऐसा होता है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 4 के साथ अगर आप फास्टिंग ग्लूकोज को आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 इंटू 4 280, अब 280 डिवाइडेड बाई 405, ये नॉर्मल है। yes, तो आप तो आप मेटाबॉलिकली सिक पेशेंट में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका 1.9 से ऊपर आना ही आना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जिस पैरामीटर को होमा IR के लिए आप टेस्ट कर रहे हो वो पैरामीटर अपने आप में बहुत ज़्यादा वैलिड टूल नहीं है, जैसे फास्टिंग इंसुलिन है। फास्टिंग इंसुलिन का अपना एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी मैं बताऊंगा। अब फास्टिंग इंसुलिन जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, आप अगर उसको यूज़ करते हुए एक होमा IR एक नया क्योंकि होमा IR कोई टेस्ट नहीं है ना, आप तो फास्टिंग इंसुलिन फास्टिंग ग्लूकोज को आप कैलकुलेटिव मेथड से आप निकाल दे रहे हो, एक एज अ पैरामीटर एस्टेब्लिश एग्जैक्टली, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो फास्टिंग इंसुलिन रिलायबल नहीं है। अभी आपका कुछ है, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और रहेगा, और ऐसा क्यों होगा इसको भी मैं बताऊंगा।
और इसलिए होमा आयर कई बार मिस कर जाता है। मतलब सीरियसली मेटाबॉलिकली कोई सिक होगा लेकिन होमा आईआर पे उसका आएगा नॉर्मल। ये प्रॉब्लम है। हाँ, जो बहुत हेल्दी हैं, ऑप्टिमली मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं, ये चांसेस है कि उसमें गलत नहीं बताएगा एटलीस्ट, कि आपका उस रेंज में नहीं जाएगा कि आपको लगे कि अरे बाप रे मेरा होमा आईआर बहुत बड़ा हुआ है। क्योंकि डेफिनेटली जाहिर सी बात है, अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कर रहे हैं, आपका इंसुलिन कभी उस रेंज में रहता नहीं है और आपका ब्लड ग्लूकोज भी फास्टिंग उस रेंज में नहीं रहेगा। लेकिन लेट्स से आपका कभी 7 आ गया, 8 आ गया फास्टिंग इंसुलिन और आपका ब्लड शुगर 110 आ गया, तो यहाँ पे भी आपका रेंज थोड़ा सा टुवर्ड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चला जाएगा। तो exactly. यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं तो लाइकलीहुड थोड़ा कम होता है उस इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले क्राइटेरिया में आने का। लेकिन अगर आप सीरियसली मेटाबॉलिकली सिक हैं तो आप बहुत चांसेस, कई बार ऐसा होता है कि आप स्किप कर जाते हो, आप उसमें डिटेक्ट नहीं हो गया कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको, सो कॉल्ड जो भी है, और या फिर डायबिटीज़ की तरफ, डायबिटीज़ इन सीटू भी हम टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए। डायबिटीज़ होने से पहले जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्टेज होता है उसको डायबिटीज़ इन सीटू बोलते हैं, क्योंकि इन प्रोसेस है, अभी डायबिटीज़ हुआ नहीं है हमें, इसलिए इन सीटू टर्म यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें ना सारे न्यूआंसेस को देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ को हम कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा वैलिड है साइंटिफिकली और कितना रिलायबल है। पेशेंट को अगर इस तरह का रिजल्ट आएगा तो हमें उसे इंटरप्रिटेशन देना होगा, बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। तो जब आपको ये चीज़ें बतानी ही पड़ती है तो आप इन सारे पैरामीटर्स पे बहुत ज़्यादा क्यों रिलाई करते हो, मेरा ये कहना है ना। क्योंकि ये सब डाउन साइड्स है, इसमें हमें पता नहीं लगता इस सब टेस्ट का। अगर आप करा लिए, उसमें आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो आप ये नहीं कह सकते कि अब नॉर्मल हो तुम, ये मतलब है। तो ये कैसे जज कर सकते हैं कि आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हो रहे हो? इट्स ओनली बाय फीलिंग गुड, या बॉडी फैट कम हो रहा है आपका, या मस्कुलर हो रहे हो? वुड दैट बी अ क्राइटेरिया? मुझे ऐसा लगता है, देखिए ना, इसको बहुत लेवल पे देखना पड़ता है हमें, सिर्फ ब्लड पैरामीटर से नहीं होगा और सिर्फ मिरर भी इनफ नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे भी होते हैं जिनका मसल्स, एब सब दिख रहा होता है और उनकी बॉडी में कह सकते हैं आप सबक्यूटेनियस फैट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट वो है जो आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है, हाँ। और विसरल फैट वो फैट है जो आपको नहीं दिख रहा, वो बेसिकली स्किन के अंदर है, एब्डोमिनल के अराउंड है, तो आप उसको समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। और जितना कम आपके पास सबक्यूटेनियस फैट होगा उतना ही बेटर होगा कि आपके साथ 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 विसरल फैट भी उतना कम हो। क्योंकि अगर आपके पास सबक्यूटेनियस फैट कम है और विसरल फैट रिलेटिवली थोड़ा भी ज्यादा है तो वो एक इन्फ्लेमेशन का सोर्स बन जाता है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन आपके पास सबक्यूटेनियस फैट बहुत ज्यादा है और उसके साथ विसरल फैट भी है, तो क्या करता है, सबक्यूटेनियस फैट काइंड ऑफ आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करता है और वो निगेट करता है जो भी इन्फ्लेमेशन आपका विसरल फैट प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बॉडी में दे रहा है डायरेक्टली, वो उससे लड़ने के लिए सबक्यूटेनियस फैट है आपके पास। तो एक्सट्रीमली लीन होना, मस्कुलर होना ही एनफ नहीं होता मेरे हिसाब से। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी का फैट कॉम्पोजिशन कैसा है, कहाँ पे फैट ज्यादा है, कौन सा फैट ज्यादा है। अगर सबक्यू ज्यादा है तो एट द सेम टाइम विसरल ज्यादा हो तो अच्छी बात है, अगर विसरल कम हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन विसरल का ज्यादा होना और सबक्यूटेनियस का कम होना, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और जितने भी प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं इनका विसरल फैट होता है, सब क्यों नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता ये हमें पता चल जाता है, क्योंकि जिस तरह से मसल फाइबर्स उनके दिखते हैं और एब्डोमिनल्स दिखते हैं, डेफिनेटली सब क्यों नहीं है, लेकिन विसरल होता है क्योंकि एनाबॉलिक्स का यूज करते हैं ये लोग, हार्मोन्स का यूज करते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं और उस वजह से इनके पास विसरल फैट बहुत होता है। जो फैट है इनका विसरली है, बेसिकली कहने का मतलब है। सो बेसिकली आप पूरा मेटाबॉलिक हेल्थ को बेस कर रहे हैं कि विसरल फैट नहीं होना चाहिए। इज दैट अ करेक्ट मेथोलॉजी? राइट। आपको ब्लड पैरामीटर्स देखने होंगे, आपको रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी कराना होगा, जैसे एमआरआई स्कैन, डेक्सा स्कैन, तब आपको रियल पिक्चर मिलेगा कि आपके पास रियल मसल मास कितना है, फैट मास कितना है, और फैट मास में कौन सा फैट ज्यादा है, सबक्यू फैट ज्यादा है या विसरल फैट ज्यादा है। देन आप मान सकते हो कि आपकी बॉडी हेल्दी है या सिक है। उससे पहले सिर्फ ब्लड पैरामीटर से, सिर्फ मिरर में देख करके मुझे नहीं लगता इनफ है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो, देन आप निश्चिंत रहो। जैसे मैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहता हूँ, मुझे टेंशन नहीं होता।
कि कितना विसरल होगा, कितना सब क्यों होगा, जितना है सब सही है। हम्म, लेकिन अगर आप खा रहे वेरी हो गुड, हाँ। देन डेफिनेटली आपको एवरी 6 मंथ्स और एनुअली आपको कराने की जरूरत है ये सारे टेस्ट, क्योंकि गलत खाते हुए ही आप स्क्रीनिंग करोगे, सही खाते हुए स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ये मेरा मानना है। मुझे लग रहा है एक पैरामीटर ये भी हो सकता है कि आपको पता लगता है कि ब्लड शुगर स्पाइक हो रही है अंदर, और फिर एकदम डिप मारता है, जिसको हम शुगर क्रेविंग्स भी कह देते हैं। वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है फिगर आउट करने का कि मेटाबॉलिकली स्टेबल हो या अनस्टेबल हो। हाँ, वो बेसिकली फिर आपको उसमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, सिम्टम्स पूछने होंगे कि, और ऐसे पेशेंट्स में स्लीप इश्यूज भी होते हैं बहुत कॉमन, ऐसे पेशेंट्स में एंग्जाइटी पैल्पिटेशन भी बहुत होता है, नाइट में क्रैम्प्स आते हैं, वायलेंट क्रैम्प्स आते हैं लेग्स में। तो आपको जब आप हिस्ट्री लेते हैं ना पेशेंट से, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेडिकल जो एजुकेशन है ना, ये जितने भी हम मेडिकल डॉक्टर्स हैं, ये सारा कुछ हम लोग को कोरोबोरेट करने की ज़रूरत है कि आपका लैब में क्या मिला, आप पेशेंट से क्लिनिकली आप क्या फाइंड कर रहे हैं, डिटेल हिस्ट्री में आपको क्या मिल रहा है। कलेक्टिवली हमें एक इन्फ्रेंस पे आने की ज़रूरत है, सिर्फ हम ब्लड पैरामीटर से या सिर्फ पेशेंट से बात करके हम नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है क्लिनिकल फाइंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड पैरामीटर से, क्योंकि जिस लेवल पे आज हम जितने एग्रेसिव मैनर में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पहले हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, फिर भी डॉक्टर्स का जो अप्रोच था, डायग्नोसिस था, वो बहुत स्पॉट ऑन होता था। एग्जैक्टली अभी तो नहीं है, विजुअल देख के ही पता लग जाता बिल्कुल था। नहीं है अभी तो। विजुअली देख के ही पता लग जाता था, फेस देख के और बॉडी देख के पता लग जाता था कि क्या है। बिल्कुल। तो पेशेंट में तो अगर आप ये आपने कह रहे हैं ना कि क्रेविंग है या शुगर में हाईज में जा रहा है, लोज में जा रहा है, देन आपको पूछना पड़ेगा कि आप खाते क्या हो, क्योंकि मेरे हिसाब से पेशेंट से आपने डाइटरी हिस्ट्री नहीं ली तो फिर बेकार, आपने बात ही फिर बेकार किया पेशेंट से, फिर कोई मतलब नहीं है। आप उसके डिजीज को कभी बेटर नहीं कर पाओगे अगर डाइट की हिस्ट्री नहीं ली। और हमारे मेडिकल सिस्टम में ये देखिए कि हमारे मेडिकल सिस्टम में जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते थे पेशेंट से वार्ड्स में, तो डाइट हिस्ट्री का भी एक कॉलम होता है, और उस डाइट हिस्ट्री में होता है कि आपको दो ही चीज़ पूछनी है, पेशेंट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, बस। और पेशेंट वेजिटेरियन है तो लिख दो वेजिटेरियन डाइट, और नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन डाइट, बस हो गया। यही डाइटरी हिस्ट्री होती है हमारे मेडिकल जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन में। हाँ। और अब ये प्रॉब्लम है। हाँ, या प्लीज कंटिन्यू। और इस चक्कर में होता क्या है कि आपको डिटेल पिक्चर नहीं मिल पाता कि पेशेंट एक्चुअली खाता क्या है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फूड पे है तो वो कितना नॉन वेज फूड खा रहा है, कितना वेजिटेरियन फूड खा रहा है, प्लांट बेस्ड फूड आइटम कितने हैं, जंक फूड कितने हैं, ये सारी चीज़ों का पिक्चर आपको मिला नहीं। तो आप ऐसी हिस्ट्री लेकर के क्या ही आपको मिल गया, इससे कोई फायदा नहीं है इसका। तो इस तरह की डाइटरी हिस्ट्री है। तो पेशेंट की आप बाकी चीज़ों को तो डिटेल में पूछते हो कि डिजीज हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ, प्रोग्रेशन कैसे था, ऑनसेट कैसा था, कब बढ़ा, सिम्टम आपका बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है या एक जैसा है, आप सब कुछ पूछते हो। लेकिन डाइट में पूछ के वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन करके बैठ जाते हो, बस हो गया। तो ये प्रॉब्लम है कि अब देखिए ऐसा क्यों था, क्योंकि पहले के समय में ना लाइफस्टाइल डिजीज नहीं थे, इसलिए डाइटरी हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं था उस समय में, क्योंकि उस समय इन्फेक्शियस डिजीज का एरा था। अब प्रॉब्लम है मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज का, और अगर आप मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप पैटर्न को, फॉर्मेट को नहीं बदलोगे, उसी प्रोटोकॉल को रखे रहोगे, तो फिर कैसे पेशेंट सही हो पाएंगे आपके। तो अगर डाइटरी हिस्ट्री अगर पहले नहीं थी तो चलो ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस भी नहीं था, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शियस डिजीज हो रहा होता था उस समय, सैल्मोनेला इन्फेक्शन, टीबी का इन्फेक्शन, आपका प्लेग हो रहा है, कुछ हो रहा है, इस तरह के एपिडेमिक्स थे। अभी तो एपिडेमिक है हाइपरटेंशन, गाउट, फैटी लिवर, ओबेसिटी, डायबिटीज का, है ना। तो अब आपको किस चीज को, डिजीज का जो ट्रेंड है, आपको उसके ध्यान में रखते हुए आपको अगर हिस्ट्री टेकिंग आप नहीं बदलोगे तरीका, डाइटरी हिस्ट्री को सिर्फ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन करके छोड़ दोगे, कैसे ही पेशेंट ठीक होगा। फिर पॉलीफार्मेसी जब करनी है तब तो ठीक है, अगर उसी फॉर्मेट पे चलना है, दवाई देनी है, तब तो फिर सब कुछ सही है। लेकिन आपको अगर कुछ चेंज लाना है तो डेफिनेटली आपको सोचना है। और अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो जो भी इंडिविजुअली कोई डॉक्टर अगर इस तरह से काम कर रहा है, तो मैं तो
मानता हूँ कि बहुत गट्स है उसके पास जो अगेंस्ट द मतलब ग्रेन ये कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इंडिया में, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो भी हैं मतलब वो कर रहे हैं, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ वैसे लोगों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग तो मतलब उसी में फंसे हुए हैं, उसी में रहना चाहते हैं, उसी में करते रहते हैं जो भी है कुछ। एग्जैक्टली। तो मैं एक बार दोबारा इसी चीज़ को समराइज़ कर दूं कि शुगर रहने दो, ग्रेन्स छोड़ दो, किसी फॉर्मेट में भी ग्रेन्स इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। प्रोसेस्ड फूड छोड़ दो, पैकेट वाला फूड जो मार्केट से आ रहा है वो छोड़ दो, और बाहर से खाना बंद कर दो। आई थिंक दिस इज़ व्हाट 95% ऑफ पॉपुलेशन इज़ डूइंग। और अगर आप हमारी बातें सुन रहे हो वो तभी काम करेंगी जब ये आप 4-5 चीज़ें छोड़ दोगे, राइट। उसके बाद ये बातें यूज़फुल होंगी आपके लिए। एक और बात मैं ऐड करूंगा। आप देखिएगा कि बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग ना खुश रहते हैं इस तरह से बोल के कि अरे यार मैं तो मतलब साल में हर एक बार होल बॉडी का टेस्ट कराता हूँ। हाँ राइट, ब्लड टेस्ट या मतलब इंडियंस आजकल ये काम कराने में बड़ा वो प्राउड फील करते हैं, और उसका चीप हो गया ना, बहुत चीप हो गया वो। तो आप, मेरा ये कहना है कि आप अगर स्क्रीनिंग के पर्पज से करा भी रहे हो वो सारे टेस्ट, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, क्योंकि आप चेंज तो नहीं ला रहे। आप ब्लड के नंबर को देख के बैठ जा रहे हो। अगर डायबिटीज हो गया तो हाँ अब हो गया, लास्ट 2 साल पहले तक तो नहीं था, 6 महीने पहले कराया था तब तो नहीं था, अभी हो गया। फिर भी तो खाने का पैटर्न वही है आपका। तो आप इतने सालों से जो 6-6 महीने पे करा रहे थे टेस्ट, उसका क्या मतलब था फिर? जब चेंज लाना ही नहीं था किसी लेवल पे, अभी भी नहीं चेंज लाने के लिए आप तैयार हो, जब डायबिटीज हो गया आपको, तो फिर किसके करा रहे हो ये स्क्रीनिंग टेस्ट? तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि आप अगर गलत खा रहे हो देन आपको वेट करना चाहिए किसी बीमारी को होने का, इसलिए आप स्क्रीनिंग कर रहे हो हर 6 महीने पे, 1 साल पे, है ना? तो आप बेसिकली ये देख रहे हो, आप मेक श्योर कर रहे हो कि मैं गलत खा रहा हूं, चलो कहीं हुआ तो नहीं डायबिटीज, देख लेते हैं 6 महीने पे एक बार। तो आप यही पर्पस है। अगर आप सही खा रहे हो तो आप, जरूरत नहीं है आपको ये सारी चीजों का, कोई मतलब नहीं। और अगर गलत खाते हो और 6 महीने करा भी रहे हो, तो आप अपने डिजीज को कहीं भी, आप ट्रेजेक्टरी को आप चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि 6 महीने पहले आपने कराया, जो पैरामीटर्स थे उससे और खराब हो गए 6 महीने बाद, फिर भी कुछ बदलाव नहीं लाया आपने। प्री डायबिटीज हो गया, नॉर्मल से प्री डायबिटीज से डायबिटीज, अभी भी कोई चेंज नहीं आया। तो फिर क्यों करा रहे थे? पैसे बर्बाद कर रहे थे, ये मतलब है। एग्जैक्टली। तो 6 मंथ, बहुत लोग आप देखोगे हेल्थ कोचेस ना और सोशल मीडिया पे 6 मंथ्स स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा एडवोकेट करते हैं, हर 6 महीने पे आप ये कराएं, वो कराएं, साल में 1 बार कराएं। और इस चक्कर में क्या होता है, लोग कराते हैं। पर्पस हमें कुछ क्लियर होना चाहिए ना कि अगर करा रहे हैं तो क्यों कराएं। आप देखिए अपने इम्प्रूवमेंट, आप लैब मार्कर्स को देखिए और देखिए कि हमारा डिटेरियोरेट कर रहा है तो हमें क्या बदलाव लाना चाहिए। एग्जैक्टली। प्रोग्रेस के लिए कराओ, आप फॉल्ट फाइंडिंग के लिए मत कराओ टेस्ट। डॉक्टर, एक ये HbA1c का फैक्टर, इससे भी इफेक्ट होता है कि अगर बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन चल रहा है या चोट लगी है, तब भी आपका HbA1c चेंज हो जाता है आई गेस? हाँ, HbA1c का परसेंटेज आपका यूजुअली, क्योंकि HbA1c परसेंटेज जो है ना हमारा, वो ये बता रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अटैचमेंट हेमोग्लोबिन से कितना है। और उसी लेवल पे अगर कुछ बदलाव आता है, आपका कारण कुछ भी हो, आयरन की डिफिशियंसी हो, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन हो जहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो कई बार वो जो मिलियू होता है ना, एनवायरनमेंट होता है, उससे कई बार वो ग्लाइकेशन का प्रोसेस जो है एनहांस हो जाता है सेम ग्लूकोज के लेवल पे, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा था। तो जो ग्लाइकेशन का प्रोसेस है वो मे भी एनहांस हो जाए, तो आपका ग्लूकोज HbA1c के फॉर्म में परसेंटेज बढ़ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट मैनर में नहीं बढ़ता है कि आपको नॉर्मल से ये डायबिटीज़ की रेंज में ले जाएगा। वो शॉर्ट टर्म होगा, और देन जैसे ही आपकी बॉडी में फिर से एंटीऑक्सीडेंट नॉर्मल आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बढ़िया खाना आप खाने लगोगे, तो वो रिवर्स हो जाता है। तो वो पता नहीं लग पाता हमें कि इन्फेक्शन के समय, इन्फ्लेमेशन के समय ये बढ़ा था या नहीं बढ़ा था। और क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि HbA1c परसेंटेज आपका 2 से 3 महीने के चेंज को बतलाता है। ऐसा नहीं है कि आज 10 दिनों का इन्फेक्शन हुआ और 11वें दिन हम करेंगे तो HbA1c बदल जाएगा, नहीं, है ना? तो हम रिपीट HbA1c भी करते हैं तो वो 3 महीने के बाद ही करते हैं आइडियली, वरना चेंज दिखेगा ही नहीं हमें।
तो आप 3 महीने तक अगर इन्फेक्शन अगर कोई है तब जा करके हो सकता है थोड़ा बदले। अगर 3 महीने से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तो हमें पता ही है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बेसिकली कर क्या रहा है, आपके ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन ही को तो करा रहा है। ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन क्यों है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहाँ से आ रहा है? अगर इन्फेक्शन नहीं है सोर्स इन्फ्लेमेशन का तो फिर वो डाइट ही होता है बेसिकली। तो अल्टीमेटली आपको यही देखना होगा कि ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन अगर है देन HbA1c परसेंटेज बढ़ सकता है। वो सोर्स आपका इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, कुछ भी हो, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का कारण डाइट है और ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन का कारण आपका इन्फ्लेमेशन है बैकग्राउंड में, जो पुअर डाइट आपकी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। तो इस तरह से इफेक्ट कर सकता है। और HbA1c का परसेंटेज एक ओवर एस्टिमेशन तो मैंने बता दिया था उसमें, आयरन डिफिशिएंसी, विटामिन B12 डिफिशिएंसी। अब एक अंडर एस्टिमेशन वहां पे हमारा मिस हो गया था। तो अंडर एस्टिमेशन तब होगा जब हेमोग्लोबिन जिस आरबीसी को 3 महीने रहना था, लाइफ स्पैन उसकी 3 मंथ्स की थी, अब उसकी वन मंथ हो गई है, 1.5 मंथ हो गई। जैसे अब बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर आप देखोगे ब्लड्स के होते हैं, जिसमें जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ये सब में नॉर्मली लाइफ स्पैन ना आरबीसी का कम हो जाता है। नॉर्मल लाइफ स्पैन नहीं रहता 120 दिन 90 दिनों का, ये पहले ही ये खत्म हो जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो गया तो हेमोग्लोबिन भी अब कम समय के लिए ग्लूकोज से अटैच रहेगा, तो HbA1c का परसेंटेज बढ़ ही नहीं पाएगा उस तरह से, क्योंकि आप HbA1c परसेंटेज तो 3 मंथ्स के को ध्यान में रखते हुए कराओगे। तो 3 मंथ्स पे क्या है, तो 1.5 महीने पे ही फ्रेश आरबीसी आ जा रहा है ब्लड में आपके बोन मैरो से। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, आपका HbA1c का परसेंटेज घट जाता है यहाँ पे। तो जितने भी हीमोलाइटिक डिजीज है जहाँ पे आपका ब्लड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस, ये सारे का ब्लड का जो भी आरबीसी का लाइफ स्पैन है वो कम हो गया, तो कम समय के लिए वो अटैच रहेगा शुगर से, और इस वजह से HbA1c का परसेंटेज घट जाएगा आपका, भले ही ब्लड शुगर हायर रेंज में क्यों ना रहे फिर भी। तो डायबिटिक पेशेंट है और उसका HbA1c परसेंटेज नॉर्मल रेंज में आ रहा है, देन आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं ये हीमोलाइसिस का कोई स्टेट तो नहीं है, हीमोलाइटिक डिजीज का, रेड ब्लड सेल का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल रहता ही कम दिनों के लिए है और जिसकी वजह से ग्लूकोज का अटैचमेंट नहीं हो पाता 3 महीने तक के लिए, क्योंकि फ्रेश आरबीसी आ जाते हैं हर 1 महीने पे। ये चीज़ है, तो इसको अंडर एस्टिमेशन बोलते हैं। राइट। सो डॉक्टर, मैं ना इस सेक्शन को कंक्लूड कर देता हूँ अब थोड़ा, ये कह के कि ब्लड के नंबर्स मैनिपुलेट करने के लिए ब्लड टेस्ट ना कराओ या मेडिसिन मत लो। अगर आप डाइट चेंज कर रहे हो और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो डाइट के थ्रू, तभी ब्लड टेस्ट देखने का फ़ायदा है। और ब्लड टेस्ट एनीवेज, जैसे डॉक्टर ने अच्छी तरह समझाया है, बहुत ही हेजी चीज़ है। नंबर्स की इतनी टेंशन मत लो, अपनी डाइट की ज़्यादा टेंशन लो। राइट? आप ऐसे भी खुद सोचें कि अगर ब्लड में कुछ भी आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता भी है तो आप अल्टीमेटली करते क्या हो, डाइट को ही तो चेंज करते हो ना। आप नंबर को थोड़ी बदल पाओगे डायरेक्टली, आप डाइट को बदलोगे, जिसकी वजह से हो सकता है वो नंबर आपका सो कॉल्ड नॉर्मल रेंज में आ जाए, आप एक्सपेक्ट करते हो। तो जब करना ही वही है तो फिर फोकस उसी पे करो ना डायरेक्टली। एग्जैक्टली। डॉक्टर, मेरे पास ना अब कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन लो कार्ब इश्यूज जो लोगों को आ रहे हैं, तो आई विल आस्क दोज क्वेश्चंस वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्लीप इश्यूज होते हैं अगर यू आर नॉट टेकिंग कार्ब्स और कार्निवोरस या कीटो डाइट पे हो आप, तो स्लीप इशू रहता है। ये क्या फैलेसी है, क्या है इसमें? देखिए, होने का तो कुछ भी हो सकता है। अगर प्रॉब्लम क्या है ना कि कार्निवोर डाइट को करना इंडियन पॉपुलेशन के लिए थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है उनके लिए, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि रिलीजियसली कंस्ट्रेंड है वो लोग कहीं ना कहीं, और इतना ज़्यादा कि उनको ऐसा लगता है कि डेली कोई कैसे खा सकता है, और डेली खाना अच्छा नहीं। तो इस तरह के माइंडसेट वाले लोगों को अगर थोड़ी भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो इसलिए आएगी क्योंकि अगर वो कार्निवोर डाइट कुछ कर भी रहे हैं किसी को देख के तो वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन का इशू है वो। क्योंकि कार्निवोर डाइट का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, आप अगर कार्निवोर डाइट कर रहे हैं तो आपका कन्वेंशनल स्टाइल ईटिंग का नहीं रहेगा पैटर्न, जैसे ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, देन डिनर होगा, नहीं, गलत है वो।
क्योंकि कन्वेंशनल ईटिंग में आपको क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आपको पूरा फुल स्टमक नहीं खाना है, पूरा पेट को थोड़ा सा खाली छोड़ देना है, 80% ही भरना है, 20% को खाली रखना है। तो वहां पे पर्पस जो है वो बताने का ना, वो मुझे थोड़ा सा सेंसिबल लगता भी है, क्योंकि जब आप फाइबर को लेते हो डाइट में, कार्बोहाइड्रेट को खाते हो, तो वो जो 20% स्पेस आपने खाने से नहीं भरा, वो 20% भर जाता है गैस से बाद में, थोड़ी देर बाद, है ना। राइट, क्योंकि गैस का फॉर्मेशन होना ही होना है, फर्मेंटेशन होना ही है कार्बोहाइड्रेट का, फाइबर का। फर्मेंटेशन हो रहा है। तो जब आप खाते हैं ना राइस, आप देखेंगे जिस समय खाएंगे ना, उस समय आप खाते चले जाएंगे, आपको नहीं लगेगा कि हमें नहीं खाना चाहिए या रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो सैटिस्फैक्शन का सिग्नल दे नहीं पाता कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड। कई बार इसलिए क्या होता है कि आप ओवर ईटिंग कर जाते हो और कुछ देर बाद आपको ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको वो सैटिस्फैक्शन तो नहीं दे पाया, स्टमक उस तरह से डिस्टेंड नहीं कर पाया, लेकिन आपने पूरी तरह से खाने को भर लिया, और उसके बाद जो गैस का प्रोडक्शन हुआ उससे स्टमक का डिस्टेंशन हुआ, जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का वॉल है वो सब डिस्टेंड किया, और देन आपको डिस्कम्फर्ट होना शुरू हुआ, और तब आपको लगा कि बाप रे शायद ज्यादा खा लिया था मैं उस वक्त। और ये प्रॉब्लम है, इसलिए वहां पे ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा खाली छोड़ दो जगह। लेकिन जब आप कार्निवोर डाइट करते हो तो आपको छोड़ना नहीं होता है थोड़ा सा जगह, कि अभी ब्रेकफास्ट में इतना खाते हैं, फिर लंच में खाएंगे 30 ग्राम ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं प्रोटीन, मीट के फॉर्म में, एग्स के फॉर्म में, 30 ग्राम लंच में ले लेंगे, 30 ग्राम डिनर में ले लेंगे। नहीं, गलत तरीका है ये। आपको कार्निवोर डाइट करना है तो आपको जब भी खाना है तो पूरा सैटिस्फैक्शन के अंत तक खाना है, जब तक आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल जाए। और इसकी सैटिस्फैक्शन आते आते थोड़ा टाइम लगता है, और इसलिए आपका जो कार्निवोर बेस्ड ईटिंग जब होता है ना, तो आपको खाने में टाइम लगता है, स्पेशली जब आप ग्रिल्ड मीट खा रहे हो, कुक्ड मीट नहीं, कुकर वाला नहीं। कुकर वाला तो सॉफ्ट होता है तो आप जल्दी गल्प कर लेते हो, तुरंत वो खत्म कर लेते हो। मैं खाता हूँ रोस्टेड मीट, रोस्टेड मीट को चबाना होता है थोड़ा सा, तब जा करके उसको मैं गल्प करता हूँ, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है मुझे खाने में, और सैटिस्फैक्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फैट एंड प्रोटीन बेस्ड फूड जो है ना, उससे जो हार्मोनल चेंज आते हैं बॉडी में, सैटिस्फैक्शन हार्मोन्स बढ़ते हैं, उसको ब्रेन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आपका मील एनफ फैट एंड प्रोटीन डेंस है, तो मुझे ऐसा लगता है खाते खाते आपको जो फुलनेस आएगा वो आ जाता है आधा से 1 घंटे के आसपास में, आराम से आता है। और वो आपको स्टमक के लेवल पे कभी डिस्ट्रेस नहीं करेगा, वो ब्रेन के लेवल पे आप फुल हो जाएंगे, और आपको खाना देखने का मन नहीं करेगा। फिर आपके सामने कोई आइसक्रीम रख दे, खीर रख दे, जलेबी रख दे, कुछ भी रख दे, और वो एक्चुअल सैटिस्फैक्शन है। तो आप कार्निवोर डाइट को कर रहे हैं तो आपको फुल सैटिस्फैक्शन में ही खाना पड़ेगा। आप फर्स्ट मील अगर ले रहे हैं तो आपको ये मान के नहीं खाना है कि हमें लंच भी करना है इसलिए हम छोड़ देते हैं, उतना मीट लंच में खाएंगे। नहीं, आप उस वक्त उतना खाएं जितना आप खा सकते हैं। मैं ओवर ईटिंग करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सैटिस्फैक्शन को भी ध्यान में रखते हुए खाना है, और तब तक खाना है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि अब मैं नेक्स्ट थोड़ा सा भी नहीं खा सकता। तो डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन था कि स्लीप इशू आता है इसमें हाँ, कार्निवोर डाइट में, या हाँ, कैसे रहता है? और इसलिए आता है, इसलिए मेरा बस समझिए यहीं पे मेरा एक्सप्लेनेशन भी था, रीजन भी था। और स्लीप इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने मील को सैटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहे हैं, कार्निवोर डाइट को आप उसी कन्वेंशनल स्टाइल में आप खा रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो आपका सिंगल बोलस में ना वो प्रोटीन नहीं जा पा रहा, क्योंकि आपके पास इंसुलिनोजेनिक रिस्पॉन्स के लिए आपके पास एकमात्र प्रोटीन ही ऑप्शन बचा है। डाइट में कार्ब्स है नहीं आपके, फैट उस तरह से इंसुलिन का रिस्पॉन्स देता नहीं है। तो अब अगर आप प्रोटीन को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लेंगे, बोलस में, ह्यूज बोलस में, तो आपका वो इंसुलिन का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और जब इंसुलिन का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपके किडनी के लेवल पे एक आपका एक हार्मोनल सिस्टम होता है, जिसे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं, रास भी बोलते हैं इसे। अब उस हार्मोन का काम होता है सोडियम का रिटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन। तो बेसिकली वो जो रास है ना, उस रास को कंट्रोल करने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। तो अगर आप अपनी डाइट से सफिशिएंट इंसुलिन का रिस्पॉन्स को आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो रास जो है वो काम नहीं करेगा। तो प्राइमरीली आपको इंसुलिन की मदद से आपको रास को एक्टिवेट करना है। रास अपने आप में कुछ खास काम नहीं कर पाता, इसलिए पेशेंट को, वैसे लोगों को इलेक्ट्रोलाइट के इश्यूज होते हैं कार्निवोर डाइट पे, क्रैम्प्स आएंगे, पैल्पिटेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, और उस वजह से क्या होता है कि फिर उनकी नींद भी अच्छे से उनको नहीं आती है नींद, और स्लीप डिस्टर्ब होता है, ब्रोकन स्लीप होता है, पूरा डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न होता है, बीच रात में नींद खुल जाएगी उनकी।
और इसलिए हो रहा है मोस्टली क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट का इश्यूज उनमें चल रहा होता है। और उसका कारण यही है कि आप हर एक मील में डिवाइडेड मैनर में आपने प्रोटीन लिया, और वो जब आप डिवाइड करके 30-30 ग्राम करके खाते हैं तो आपका इंसुलिन सफिशिएंट रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एक थ्रेशोल्ड होता है हर एक चीज़ का। जैसे मान लीजिए अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो मुझे उस लेवल तक मेहनत तो करनी होगी ना, तब जा करके ही। अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मुझे आज अगर मुझे 100 मीटर का रेस भागना है, मुझे जीतना है एक्चुअली 100 मीटर का रेस, तो मैं एक काम करता हूँ 30 मीटर 3 बार मैं करता हूँ। 30 मीटर आज भाग लिए, 30 मीटर कल भाग लेंगे, 30 मीटर वो कर लेंगे, तो 100 मीटर का रेस में फिर मैं शायद जीत जाऊं। नहीं, ऐसा होगा। आपको 100 मीटर है तो आपको एक बार में सिंगल अटेम्प्ट में आपको वो 100 मीटर का रेस का डिस्टेंस कवर करना है। तो ऑल और नन प्रिंसिपल पे ये बेसिकली चलता है कि आपको वो हिट, आपका बोलस प्रोटीन का जो हिट है ना, वो इस मैनर में होना चाहिए कि वो हिट कर जाए और वो सफिशिएंट इंसुलिन का रिस्पॉन्स मिल जाए जो आपके पूरे दिन 24 to 36 आवर्स के लिए वो आपके इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करके रखे। अगर आप ब्रोकन मैनर में आप प्रोटीन लोगे तो वो उस लेवल का इंसुलिन रिस्पॉन्स ना आएगा, क्योंकि आपने उस बोलस में कभी खाया ही नहीं किसी मील में। तो आप अगर डिवाइडेड मैनर में लिए तो एक तो थ्रेशोल्ड है ना हर चीज का कि हमें इस लेवल का इंसुलिन रिस्पॉन्स चाहिए। अब आप तीन डिवाइडेड पोर्शन में आप खाएंगे तो ये सेम इंसुलिन रिस्पॉन्स यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो आप तीनों को सम करके तो यहाँ नहीं ला सकते ना, आपने तो अलग अलग लिया। तो यहाँ पे कोई एडिटिव इफेक्ट तो हमें मिलेगा नहीं, हमें तो एक बार में यहाँ चाहिए था, आप यहाँ 3 बार करके किए हो। तो अब क्या हो रहा है कि आपका उस लेवल का रिस्पॉन्स कभी आया ही नहीं, उस वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट का डिसरेगुलेशन हो गया, रास एक्टिवेट नहीं हुआ इंसुलिन की कमी की वजह से, और जिसकी वजह से आपका सोडियम रिटेंशन प्रॉपर नहीं हुआ। और देन आपको फिर बोला जाता है कि आप नमक डाल के पानी में डाल कर लेते रहो। एग्जैक्टली जो एक्चुअली काम नहीं करता है, मैं सही बता रहा हूँ, वो बिल्कुल काम नहीं करता है। वो अगर, क्योंकि आप नमक एक्स्ट्रा लोगे वो भी निकल जाएगा, क्योंकि उसको रिटेन करने के लिए भी इंसुलिन, देन अगेन इंसुलिन चाहिए आपको। हाँ, अगर इंसुलिन ही नहीं है तो आप सोडियम लेते रहोगे, वो एक्सक्रीट होता रहेगा। यूजिंग सॉल्ट इज अ हैक व्हिच इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली। नहीं, वो बहुत मतलब सेंसिबल एडवाइस नहीं है मेरे हिसाब से। वो एडवाइस तब वर्क करता है जब आप लो कार्ब डाइट पे स्विच कर रहे हैं हाई कार्ब डाइट से। आपकी डाइट हाई कार्ब डाइट थी और जब आप ट्रांजिशन में जाते हो देन डेफिनेटली आपको वो थोड़ा सा इश्यूज आता है, क्योंकि एक मेटाबॉलिक एडेप्टेशन की बात है वहाँ पे, मेटाबॉलिक स्विच की बात है, क्योंकि आप एक एंटायरली आप स्विच कर रहे हो, 180 डिग्री है, ऑपोजिट है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे ये वर्क करेगा ट्रांजिएंट मैनर में। लेकिन आप इसको लाइफस्टाइल हैक की तरह आप नहीं बोल सकते हो कि जब भी ऐसा होता है तो आप नमक लेते रहो। इससे आपके सिम्टम्स ठीक नहीं होंगे, आप रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, आप सिचुएशन को एलिविएट नहीं कर पाएंगे, और फिर आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, बोलेंगे कि फ्रूट्स एसेंशियल है, हमें हनी चाहिए, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। पॉल सैलेडिनो और हुबरमैन आजकल यही बोल रहे हैं। हुबरमैन भी यही बोल रहा है कि रात को मैं सोने से पहले कार्ब्स ले लेता हूँ, पास्ता ले लेता हूँ, ताकि मेरी नींद अच्छी आ जाती है। वही कहने का मतलब है। अगर आपको कार्निवोर डाइट पे प्रॉब्लम है तो मेरे पास बस एक स्टेटमेंट होता है बोलने के लिए। अगर आपको एक्चुअली कार्निवोर डाइट पे प्रॉब्लम है तो दो ही चीज है, या तो आप कार्निवोर डाइट कर नहीं रहे हो, झूठ बोल रहे हो, है ना, और या तो कार्निवोर डाइट सही से नहीं कर रहे हो। बस यही दो रीजन है कार्निवोर डाइट वर्क नहीं करने का। किसी भी इंसान को, किसी भी होमो सेपियंस को अगर वर्क नहीं कर रहा है कार्निवोर डाइट, देन उसके दो कारण है। या तो आप कर ही नहीं रहे हो, बस बोल रहे हो कि कार्निवोर डाइट ये वर्क नहीं किया मेरे लिए, और या तो कर रहा है तो आप कर रहे हो तो आप सही से नहीं कर रहे हो, वो प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन का। तो प्रिंसिपल मेरे हिसाब से कार्निवोर डाइट का एकमात्र प्रिंसिपल है कि आपको जब भी लेना है तो सेटाइटी के लिए खाना है। जब तक आप सेटाइटी हिट नहीं करते हो, और आपको काइंड ऑफ ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबली फुल होना है, फुल नहीं होना है। फुल तो आप हो जाओगे, 4 अंडे खा के भी आप ठीक ठाक आप रह लेते हो, आपको ऐसा लगता है मैंने खा लिया, लेकिन वैसे नहीं खाना होता है कार्निवोर डाइट को। कार्निवोर डाइट को उस तरह से खाना होता है कि आप ऐसा खाएं कि आपको कुछ देखने का मन ना करे अगल बगल, और तभी कार्निवोर डाइट वर्क करता है वैसे ही लोगों में। बेसिकली आपने ये बताया कि इंसुलिन जो प्रोटीन खा के यूजुअली बहुत स्पाइक नहीं होता, जो बेंजामिन बिकमैन बोलते हैं अपने लेक्चर्स में, आपने बोला है कि बोलस बड़े अमाउंट में खा लो प्रोटीन, एनिमल फैट, वट एवर इट इज़, ताकि आपका थोड़ा सा इंसुलिन स्पाइक करे, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। एंटी कैटाबॉलिक भी है वो, और साथ में
इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन के लिए भी काम आएगा। राइट देखिए, प्रोटीन का जो इंसुलिनोजेनिक इफेक्ट है ना, वो दो रीजन से है। या तो एक तो डायरेक्टली इंसुलिन को वो स्टिमुलेट करता ही है प्रोटीन अपने आप में। दूसरा ये कि जब प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है डाइजेशन के बाद, और वो अमीनो एसिड्स देन ग्लूकोज को बनाता है, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो ग्लूकोनियोजेनिक हैं, ग्लूकोज को बना रहे हैं। तो ग्लूकोज जब आता है तो फिर उसकी वजह से इंसुलिन का थोड़ा रिस्पॉन्स आता है। तो इसी दो तरीके से प्रोटीन जो है इंसुलिन को, मतलब इंसुलिन रिस्पॉन्स देता है। एक तो डायरेक्टली अपना खुद का रिस्पॉन्स प्रोटीन का, और एक डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज थोड़ी सी ब्लड में आया, बढ़ा, और उसकी वजह से थोड़ा सा इंसुलिन का वो मिलता है हमें एक इफेक्ट। राइट। सो डॉक्टर, ये ग्लूकागॉन जो होता है ये भी देखना चाहिए इंसुलिन के साथ? देखिए, बहुत लोग ग्लूकागॉन को मेजर करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब ये भी है, अब आ गया है, अब तो इसको भी मेजर करें, टेस्ट करें, क्योंकि आप करने का तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब हार्मोन्स के एसेस को टेस्ट करके ना बहुत ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है इन सारी चीज़ों का। आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्लूकागॉन बढ़ा हुआ है तो क्यों बढ़ा हुआ है, पहली बात। क्योंकि आप जब डायबिटीज़ के पेशेंट को देखते हैं तो उस डायबिटीज़ के पेशेंट्स में आप तो इंसुलिन देख ही रहे हैं कि इंसुलिन हाई रहता है उनका, हाइपर इंसुलिनीमिया जो बोलते हैं हम उसे। लेकिन आप उस समय भूल जाते हैं कि उस पेशेंट्स में ग्लूकागॉन भी हाई रहता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में सिर्फ इंसुलिन हाई नहीं है, ग्लूकागॉन भी हाई है। तो डायबिटीज़ हाइपर इंसुलिनीमिया का स्टेट नहीं है सिर्फ, वो हाइपर ग्लूकागोनेमिया भी है। ग्लूकागॉन भी बढ़ा हुआ है हमारा, और इस वजह से ग्लूकागॉन की वजह से, क्योंकि ग्लूकागॉन कंटिन्यूसली ज़्यादा है, तो आपका ब्लड शुगर हाई रहता है डायबिटीज़ वालों में। वो तो कारण है ही कि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन नहीं काम कर रहा है इसलिए तो ग्लूकागॉन हाई है। अगर इंसुलिन काम कर रहा होता तो इंसुलिन का एक और काम है कि अल्फा सेल को वो नेगेटिव फीडबैक से इनहिबिट कर देता है, और अल्फा सेल आपका पैनक्रियाज का ग्लूकागॉन को रिलीज करता है। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो सिर्फ ये स्केलेटल मसल की बात नहीं है, फैट की बात नहीं है, ये हर एक सेल की बात होती है इसमें। और इंसुलिन जब रेजिस्टेंट होता है, जब आप डायबिटिक होते हैं, तो वो इंसुलिन आपका उस अल्फा सेल को कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक का काम नहीं कर पाता। तो अल्फा सेल को जब वो नेगेटिव फीडबैक नहीं दे पाएगा कि अब तुम इनहिबिट हो जाओ, मैं रिलीज हो चुका हूँ, तो अब क्या होगा, ग्लूकागॉन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त इंसुलिन है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इंसुलिन अल्फा सेल को इनहिबिट नहीं कर पा रहा, और इसकी वजह से इंसुलिन भी हाई है, ग्लूकागॉन भी हाई है। तो आप पेशेंट को इंसुलिन देते जा रहे हैं, पेशेंट का ब्लड शुगर डाउन हो ही नहीं रहा है ना। आप क्या कर रहे हो डायबिटिक पेशेंट में? आप देखो पेशेंट के डायबिटीज के सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप इंसुलिन के डोज को बढ़ाए जा रहे हो, फिर भी उसका ग्लूकोज जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैथोलॉजी यहाँ इंसुलिन की कमी नहीं थी, इंसुलिन ऑलरेडी था, और उस इंसुलिन की वजह से ग्लूकागॉन भी हाई था आपका, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। अब आप ग्लूकागॉन क्योंकि हाई है तो आप इंसुलिन को बढ़ाते जा रहे हो, ताकि ग्लूकागॉन की वजह से जो ब्लड शुगर है वो कम हो जाए। नहीं हो पाता है अच्छे से, इफेक्टिव मैनर में नहीं हो पाता। हो सकता है एक आध एपिसोड आप दे करके आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर दो, कम कर दो, फिर वो बम्प लेता है, फिर स्पाइक होता है उसका ब्लड शुगर का डायबिटीज के पेशेंट्स में, क्योंकि आप ग्लूकागॉन को सप्रेस कर रहे हो आर्टिफिशियली इंसुलिन के लेवल को बढ़ा करके। लेकिन जो अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, आपको उसको इनहिबिट करना चाहिए, और वो इनहिबिशन नहीं होगा जब तक आप पैथोलॉजी को ठीक नहीं करोगे। और वो पैथोलॉजी है क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा, उस अल्फा सेल को इनहिबिट नहीं कर पा रहा, तो आपको डाइट को बदलने की जरूरत है। तो वहां पे ग्लूकागॉन हाई है, वो प्रॉब्लम है। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब लो कार्ब डाइट वाले लोग भी ग्लूकागॉन को लेकर के परेशान हो रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली उसको भी पैथोलॉजी मान रहे हैं। अब वहां पे प्रॉब्लम यह है कि आपकी बॉडी इंसुलिन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एक लोअर साइड रहती है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जब आप होते हैं, और इस वजह से आपकी बॉडी जो है कंटिन्यूसली एक एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करती है ग्लूकागॉन को हाई रख के। क्योंकि अगर आप लो कार्ब डाइट पे, तो ऐसा तो है नहीं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा बॉडी में, ग्लाइकोलाइसिस नहीं चल रहा, सारा कुछ चल रहा है। आपकी बॉडी ग्लूकोज से भी एनर्जी ले रही है, फैट से भी ले रही है। हाँ, बस ये चीज़ है कि आप स्टोर कम कर रहे हैं। नेट जो इफेक्ट है ना, आप स्टोर कम कर रहे हैं। आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी है वो मोबिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है एनर्जी के लिए, और इसलिए यहाँ पे ये हो रहा है कि अब ग्लूकागॉन हमारा थोड़ा हाई है, क्योंकि हम कार्ब्स नहीं खा रहे, कम खा रहे, इंसुलिन लो रहता है। और जब इंसुलिन लो रहेगा, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम रहेगा, तो लिटिल बिट ऑफ ग्लूकागॉन थोड़ा हायर साइड जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए एंटागोनिस्टिक है।
अब ग्लूकागॉन अगर हाई रह रहा है तो उसका एक पर्पस है, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है वो बेसिकली अब फैट डिपेंडेंट है, प्राइमरीली प्रीडोमिनेंटली वो फैट से एनर्जी को डिराइव कर रही है, और उस वजह से ग्लूकागॉन को कंटिन्यूसली थोड़ा सा वो हाई रहना पड़ेगा रिलेटिवली, ताकि फैट मोबिलाइज होता रहे, फैट का ऑक्सीडेशन होता रहे, स्टोरेज मोड में कम रहे बॉडी, और इस वजह से आपका ग्लूकागॉन थोड़ा हाई रहेगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ग्लूकागॉन जब हाई है तो उसको डाउन करके कार्बोहाइड्रेट खा करके डाउन करने में क्यों लग जाते हैं। क्या ऐसा पैरामीटर उनको ऐसा दिखता है जो उनको ऐसा लगने लगता है कि अब हमारा ग्लूकागॉन जो है मतलब एस्ट्रोनॉमिकली हाई जा रहा है या क्या हो रहा है, जो भी है उसको मान करके वो मानने लगते हैं और फिर वो कार्बोहाइड्रेट खिलाना शुरू कर देते हैं पेशेंट को। और फिर वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है, वही HDL वगैरह ये सब देखते हैं वो लोग, HDL ट्राइग्लिसराइड्स का रेशियो, HbA1c का परसेंटेज, ये सब देखते हैं, क्योंकि HbA1c का परसेंटेज कुछ कार्निवोर्स में थोड़ा हायर साइड रहता है, और उस चक्कर में क्या होता है उनको ऐसा लगता है कि ब्लड शुगर कंटिन्यूसली हाई रह रहा है थोड़ा पेशेंट का, क्योंकि ग्लूकागॉन हाई है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट खिलाना शुरू करते हैं। तो आप डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट जब खिलाएंगे तो ग्लूकागॉन तो सप्रेस होगा, लेकिन हमारा HbA1c परसेंटेज ये नहीं बता रहा ना कि ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन है हमारा, वो तो ये बता रहा है कि ज्यादा ग्लूकोज का अटैचमेंट आरबीसी से लंबे समय तक के लिए रहा, वो ये भी बता रहा है। तो इस एस्पेक्ट को लोग भूल जा रहे हैं। अगर आपको इतना ही शौक है, हाई ग्लूकागॉन का आपको इतना ही कंसर्न है, तो आप CGM लगा के बैठ जाएं 10 से 14 दिन का जो भी होता है, और आप CGM पे देखिए, आप HbA1c परसेंटेज समझ डिसाइड कीजिए कि आपका ब्लड ग्लूकोज का डिसरेगुलेशन चल रहा है नहीं। एग्जैक्टली वही आपको रियल पिक्चर देगा कि आपका एक्चुअली ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन है कि नहीं। तो ग्लूकागॉन को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। ग्लूकागॉन बढ़ा हुआ है तो पर्पस से एनर्जी को मोबिलाइज कर रहा है। आपकी बॉडी में कितना फैट मोबिलाइज होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ग्लूकोज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना होना चाहिए, ये बेसिकली डिक्टेट कर रहा है ग्लूकागॉन, और आप उसमें भी इंटरफेयर करने लग जाते हो। एग्जैक्टली ये तो आजकल मैं देख रहा हूँ डॉक्टर्स नेट पे बैठ के जो ब्लड रिपोर्ट्स देखते हैं, आपके 100 पैरामीटर में से 5 तो ज़रूर हिले होंगे, और वो फिर वो डॉक्टर्स वही कार्ब खिला के ग्लूकागॉन सेटिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो पैरामीटर्स मैनिपुलेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रादर देन आपकी बॉडी कैसे फंक्शन हो रही है उसमें ध्यान दें। क्योंकि वो लोग रेफरेंस रेंज को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो रेफरेंस रेंज एक स्टैंडर्ड है, बहुत साइंटिफिक है। हम रेफरेंस रेंज को एस्टैब्लिश ही कर रहे हैं सिक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे पॉपुलेशन सिक होते जाएगी वैसे वैसे गोल पोस्ट जो है हमारा वो शिफ्ट होता चला जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप क्यों आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, मेरा ये कहना है। एग्जैक्टली आप फॉलो कर रहे हो रेफरेंस रेंज, एक बात मैं बता दूं, आप फॉलो कर रहे हो रेफरेंस रेंज वैसे लोगों का जो एक्चुअली सिक है, और आप ट्रीट कर रहे हो सिक पेशेंट को हेल्दी ले जाने की तरफ, और लेकिन स्टिल आप रेफरेंस रेंज को देख रहे हो। या आप खुद सोचिए, आप कॉग्निटिव डिसोनेंस का लेवल। यस यस डॉक्टर, एक क्वेश्चन ये भी आता है, कई लोग बोलते हैं कि यू नीड टू फिल योर ग्लाइकोजन स्टोर्स, यू नीड टू रीफिल योर ग्लाइकोजन स्टोर्स, और उसके लिए फिर थोड़ा 100 ग्राम्स या 50 ग्राम्स कार्ब्स की लिमिट दी होती है। वो कंसेप्चुअली ठीक है या गलत है? देखिए, जिसका मतलब ग्लूकोज की आपकी बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि सर्कुलेटिंग ग्लूकोज या ब्रेन के लिए सिर्फ बात हो रही होती है। ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट जब हो रहा होता है कि ग्लूकोज आपकी बॉडी को चाहिए, और वो सारे ग्लूकोज जो आपको चाहिए वो बिना कार्बोहाइड्रेट के आपको आ जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से। तो वो हर एक एस्पेक्ट के लिए होता है, वो सिर्फ ब्लड ग्लूकोज के लिए नहीं होता, वो सिर्फ ब्रेन के लिए नहीं होता, वो इसलिए भी होता है कि आपके लिवर में ग्लाइकोजन सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा हमेशा, वो सिंथेसाइज हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और वो मसल ग्लाइकोजन में भी रिप्लीट हो जाएगा अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं फिर भी, और वो सारा फिर फैट से प्रोटीन से आपको आ जाएगा। तो ये रह करके बीच बीच में एक एक चीज़ लोग ले आते हैं कि अभी ब्रेन के लिए, अब ब्रेन वाला चीज़, अब वो सब कुछ हो गया, मतलब एक्सप्लेन सब कर दिए, बस्ट हो गया, तो अब फिर ग्लाइकोजन वाला इशू आ जाता है। उनको ऐसा लगता है ग्लाइकोजन के लिए चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ग्लाइकोजन रिजर्व जो है ना, वो आपको रिप्लेनिश करने की आपको ज़रूरत तब होती है जब आप ऑलरेडी हाई कार्ब डाइट को खा रहे हो, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली जब आप हाई कार्ब डाइट को लेते हैं
डाइट में, तो हाई कार्बोहाइड्रेट पे ही आपकी ग्लूकोज डिपेंडेंट होती है काइंड ऑफ एनर्जी, और वो एंड्योरेंस टाइप एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन में। तो आप एक शॉर्ट बर्स्ट एक्टिविटी करते हैं और एंड्योरेंस वाला जो स्टेमिना पार्ट है वो थोड़ा कम पड़ जाता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला जो वर्कआउट है वो आपसे नहीं होगा, आपको थकान जल्दी होती है जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, ग्लाइकोजन रिजर्व जो था आपका लिवर में लिटिल बिट, जो मसल का रिजर्व था वो भी कम हुआ क्योंकि आपने एक्सरसाइज किया। तो अब आप रिप्लीट करेंगे किस चीज़ से? आप फैट प्रोटीन तो नहीं खाएंगे ना, आप ऑलरेडी जब कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट से ही तो रिप्लीट करने की सोचेंगे। तो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, देन वो रिप्लीट होता है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस वैसे लोगों में लिटिल बिट थोड़ा लोअर साइड, मतलब उस तरह से नहीं अप रेगुलेटेड है जैसे हम लोगों में है जो लोग नहीं खा रहे हैं। तो वो लोगों को रिप्लीशन थोड़ा फास्ट चाहिए, और अगर वो अपनी बॉडी को फैट प्रोटीन बेस पे छोड़ देंगे तो वो उस तरह से रिप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनके लिए काइंड ऑफ मैंडेटरी हो जाता है कि हमने कार्ब्स खाया और कार्ब्स को जलाया, तो फिर अब फिर कार्ब्स खाएंगे स्टोर करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए। और आपकी बॉडी जब कार्ब्स पे टोटली रन कर रही होती है, टोटली तो नहीं बोलूंगा मैं, एंटायरली कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली अगर बॉडी कार्ब्स पे चल रही होती है तो फैट को यूज कम करती है, स्टोर्ड फैट को, है ना। तो आपका जो भी रिजर्व आपका डिप्लीट होगा, वो क्या रिजर्व डिप्लीट होगा? कार्बोहाइड्रेट ही डिप्लीट होगा, क्योंकि फैट को तो कम यूज कर रही है अभी बॉडी, क्योंकि हाई कार्ब्स, हाई इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में फैट मोबिलाइज नहीं होता एनर्जी के लिए। तो आप कार्ब्स को ही खा रहे हैं, कार्ब्स को ही बर्न कर रहे हैं, और रिप्लेनिश भी फिर आप किसको करेंगे? कार्ब्स को करेंगे। लेकिन अगर आपकी डाइट में फैट है ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, तो अब आप जो ग्लाइकोजन रिजर्व को रिप्लीट करने की बात करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जब फैट बेस्ड हो गए, फैट एडेप्टेड हो गए, तो आपकी बॉडी अब एनर्जी के लिए फैट को ज्यादा प्रीडोमिनेटली यूज कर रही है। हो सकता है उस तरह से ग्लाइकोजन आपका अब डिप्लीट ना हो जैसे हाई कार्ब वालों में डिप्लीट हो रहा था, क्योंकि आपके पास फैट का एक लेवरेज है फैट को यूज करके एनर्जी को डिराइव करने का। तो ना ही उस तरह से डिप्लीट होता है, ना ही आपको उस तरह से रिप्लीट करने की जरूरत है। अगर थोड़ा भी जो डिप्लेशन हुआ तो उसको आप रिप्लीट कर सकते हैं डाइटरी फैट एंड प्रोटीन से, है ना, क्योंकि डिप्लीट ही कम हुआ फर्स्ट प्लेस पे हमारा। तो हम रिप्लीट करने के लिए अब ये सोचें कि हमें 100 ग्राम कार्ब्स चाहिए, गलत है, या 50 ग्राम कार्ब्स चाहिए, गलत है। बहुत हो जाता है, उतना भी बहुत हो जाता है। 10 ग्राम 20 ग्राम बहुत है, अगर आप थोड़ा बहुत सोच भी रहे हो तो। उससे ज्यादा तो खाने का नहीं है कार्ब्स, जरूरत तो उसकी भी नहीं है, लेकिन आप अगर सोच ही रहे हो तो उतना ही खाओ, 10 ग्राम 20 ग्राम। और जो ऑलरेडी जा रहा है, एक्चुअली 0 ग्राम तो कोई कर नहीं सकता कार्ब्स, क्योंकि कार्निवोर डाइट पे 10 ग्राम 20 ग्राम ही जा रहा है, उतना ऑलरेडी जा रहा है, तो आप उतना खा ही ले रहे हो। तो रिप्लीट करने की बात तब आती है जब आप डिप्लीट करते हो बहुत ज्यादा। यहाँ तो डिप्लीशन का इशू ही नहीं है ना, यहाँ पे तो हम फैट बेस्ड चल रहे हैं। इसलिए जितने भी फैट एडेप्टेड एथलीट हैं, इनका देखिएगा जो एक इंट्रामायोसेलुलर फैट होता है, मसल्स में फैट होता है, वो बहुत एक्टिव होता है, वो फैट मोबिलाइज होता रहता है। लेकिन वही एट द सेम टाइम आप हाई कार्ब वाले एथलीट में देखो, फैट उनके पास भी है, इंट्रामायोसेलुलर फैट, वो यूज नहीं हो रहा है एनर्जी के लिए, वो पड़ा हुआ है उसी तरह से। और उसी को लोग पैथोलॉजी मानते हैं, जितने भी कन्वेंशनल जो डॉक्टर्स हैं, या फिर इवन लो कार्ब कम्युनिटी में भी बहुत लोग मानते हैं कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करा रहा है। नहीं, वो फैट यूज नहीं हो रहा, तो जिस सेल के पास इनफ एनर्जी होगा किसी भी फॉर्म में, वो फर्दर किसी किसी एक सबस्ट्रेट को क्यों लेगा? फैट है ही उसके पास, तो वो फैट को लेगा नहीं, ग्लूकोज को भी नहीं लेगा। तो अब आप कहते हो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, वो ग्लूकोज को ले ही नहीं रहा। अरे फैट है उसके पास, पड़ा हुआ है वो उसका टर्नओवर ही बंद है पूरी तरह से। ग्लूकोज ही खाते हो आप, ग्लूकोज ही बर्न करते हो, फैट तो पड़ा हुआ है। तो ग्लूकोज लेने की कैपेसिटी अब क्या होगी उसकी? कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ग्लूकोज चाहिए उतना उसको मिल गया थोड़े से कार्बोहाइड्रेट में, बाकी तो फैट है ही उसके पास। अब वो एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं लेगा, थोड़ा भी नहीं लेगा। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जब आता है और जब ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है, आप बोलते हो कि जो इंट्रामायोसेलुलर लिपिड है मसल में, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करा रहा है ना। या किसी सर्कमस्टेंस में ऐसा भी होता है कि फास्टिंग इंसुलिन बढ़ी हो एंड डॉक्टर इज ओके विद दैट। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है डॉक्टर्स काफ़ी ओके हैं, काफ़ी फाइन है।
फास्टिंग इंसुलिन के वैल्यू को पहले तो वो देखते ही नहीं है, पहली बात। अगर देखते कोई नहीं है। डॉक्टर देख रहा है फास्टिंग इंसुलिन को तो वो कहीं ना कहीं लो कार्ब को समझ रहा है कि ये एक्चुअली वर्क करता है। और वैसे ही लोग फास्टिंग इंसुलिन करा रहे हैं तो, और जब कराते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए कंसर्निंग होता है हायर रेंज की तरफ जब होता है वैल्यूज उसका, जैसे 15-20 के अराउंड रहता है, तब जाकर के वो लोग सोचते हैं। नॉर्मली जो कन्वेंशनल डॉक्टर्स हैं वो तो नहीं करा रहे फास्टिंग इंसुलिन, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है उनके लिए। फास्टिंग इंसुलिन जनरली हम एक कंडीशन होती है उसमें कराते हैं, जनरल मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं उसमें एक कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट को बार बार हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक आते हैं, बार बार ब्लड शुगर लो होता है। ठीक है। और जब रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना पेशेंट को, तो डॉक्टर्स को लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा इंसुलिन बनाने वाला जो सेल है बीटा सेल वो शायद ज़्यादा है, उसमें ट्यूमर हो गया है शायद, तो ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है। और वो जो इंसुलिन बन रहा है तो वो बस बनता जा रहा है, खाने पे डिपेंडेंट नहीं है वो। अब जब आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तब रिलीज होगा, नहीं, वो आप कार्ब्स नहीं खा रहे हैं फिर भी वो बनता जा रहा है। ज़्यादा इंसुलिन रहेगा तो क्या करेगा, ब्लड शुगर को लो कर देगा। और पेशेंट को फिर जब हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आते हैं तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उस लाइन पे कि रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो देखते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उस सिचुएशन में एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन, जिसको इंसुलिनोमा बोलते हैं हम लोग। इंसुलिन का ट्यूमर, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल जो होता है ना बीटा सेल, उसमें ट्यूमर हो जाना, तो वो ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा तो आपका ब्लड शुगर लो हो जाएगा। तो उसी सिचुएशन में जनरली फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड को कराया जाता है पैथोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से। और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर इस हेल्थ को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी फास्टिंग इंसुलिन या सी पेप्टाइड तो मेन स्ट्रीम मेडिसिन में नहीं किया जाता। और तो जब किया ही नहीं जाता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाई इंसुलिन अगर है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत घबराने की ज़रूरत है जब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आप ले रहे हैं। और अगर आ जाता है, अगर आपका डाइट हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कभी आ भी जाता है, तो मुझे नहीं लगता घबराने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर जान भी लिए कि मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा हूँ लेकिन इंसुलिन हाई है, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए? कुछ है ऐसा सोल्यूशन जो अवेलेबल है मार्केट में जो फास्टिंग इंसुलिन को कम कर दे? आप कार्ब्स को नहीं खा रहे हो, अरे आप बाकियों से झूठ बोल सकते हो ना, खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते। तो मुझे पता है कि मैं कार्ब्स नहीं खा रहा हूँ लेकिन फास्टिंग इंसुलिन मेरा 10 आ गया या 12 आ गया, तब क्या करूँगा उस वैल्यू को लेकर के? मैं कैसे कम करूँगा? क्योंकि वो तो अब बॉडी का अपना इंट्रिंसिक मैकेनिज्म पे कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ा है, तो अब उसको तो कम नहीं कर सकते ना। हम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को ऑलरेडी हटाए हुए हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हुए हमारा इंसुलिन बढ़ा रहे तो कार्ब्स को हम कम करेंगे। लेकिन जब कार्ब्स खा ही नहीं रहे हैं और स्टिल मेरा इंसुलिन आ रहा है फास्टिंग 10 के अराउंड, 12 के अराउंड, तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो हमें घबराने की भी जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देंगे। ऑलराइट उसी तरह छोड़ देंगे। सो बेसिकली मैं इसको सम अप करता हूँ पूरी सेक्शन को। 2-3 चीज़ें आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बताई कि एक तो अगर प्रोटीन, एनिमल फैट, एनिमल प्रोटीन लेना है तो बड़े अमाउंट में ले लीजिए ताकि उससे आपकी थोड़ी सी इंसुलिन स्पाइक हो। इंसुलिन स्पाइक होगी, वो एंटी कैटाबॉलिक भी होगा, सेशिएटी भी पूरी आएगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है किडनी में जो RAS आपने टर्म यूज़ की, रैस, उसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या सॉल्ट बैलेंस ब्लड में ठीक रहेगा। तो प्रोटीन अच्छी अमाउंट में लेना चाहिए, ज़रूरत है उसकी। हाँ, बिल्कुल। और सेकेंडली ये जो ग्लूकागॉन का कंसेप्ट है, ग्लूकागॉन आजकल कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं, वो आपने पैथोलॉजिस्ट की समझाई कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन सेंसिटिविटी, और अगर आप हाई कार्ब डाइट पे नहीं हैं तो आपको इतना वरीसम नहीं है ग्लूकागॉन का कंसेप्ट। और एक बात मैं एक और डॉक्टर, ऐड अब करूंगा यहाँ पे, जो आपने बताया ना कि प्रोटीन अगर आप एनफ लेंगे तो इंसुलिन स्पाइक होगा। स्पाइक तो कभी नहीं हो सकता है ना, स्पाइक क्योंकि नहीं होगा हम, या हाँ, जिस टर्म को यूज कर रहे हैं ना, हमें प्रिसाइज होना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर दूसरों के छोटे छोटे गलतियों को अगर नोटिस करते हैं तो हमें अपने लेवल पे भी कहीं ना कहीं इस तरह के ब्लंडर को नहीं करना है। क्योंकि मैं ब्लंडर मानता हूँ अगर आप इस तरह से अगर आप बोलते हैं स्पाइक करा दिया, या क्योंकि स्पाइक स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाने से आता है। ठीक बात है। तो आप मॉडेस्ट इंसुलिन रिस्पॉन्स टर्म यूज कर सकते हैं उसके लिए, प्रोटीन के लिए, या फिर इंसुलिन बम्प यूज कर सकते हैं। वो सही होगा।
और एक और जो टर्म बहुत यूज हो रहा है ना, इंसुलिन सप्रेशन, इस टर्म से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम है। हाँ क्योंकि हाँ ये जो सप्रेशन टर्म है ना, इस सप्रेशन में क्या आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप इंसुलिन को कुछ ऐसा डाइटरी स्ट्रेटेजी ले रहे हो जिससे आप इंसुलिन को सप्रेस कर रहे हो। हम्म तो अगर आप लो कार्ब डाइट कर रहे हो तो आप इंसुलिन को सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप इंसुलिन को बना कम रहे हो, क्योंकि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम है। हम्म तो सप्रेशन इंटायरली अलग वर्ड है, उसकी आप मीनिंग को समझेंगे ना तो वो सप्रेशन टर्म यूज ही नहीं होना चाहिए। आप अपनी डाइट में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम रखे हो तो आपकी बॉडी में उस कार्बोहाइड्रेट अमाउंट के लिए जितना इंसुलिन होना चाहिए वो है। इसको सप्रेशन टर्म यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो कि कुछ अलग से ले करके इंसुलिन को दबा रहे हैं, नहीं। एग्जैक्टली इंसुलिन सप्रेस नहीं कर रहे हैं हम इंसुलिन को उस तरह से एम्पलीफाई नहीं कर रहे, उस तरह से हम बूस्ट नहीं कर रहे बस अपनी डाइट में। तो बूस्ट नहीं करना इज नॉट सप्रेशन, है ना। राइट तो ये सब टर्म जो है टर्मिनोलॉजी लोग अपने से लाते हैं, लेकिन अपने से वर्ड को क्रिएट करना नियोलॉजिज्म बोलते हैं ना इसे, न्यू वर्ड्स को बनाना अपने हिसाब से। तो आप बना तो दिए, लेकिन आप जिस वर्ड को यूज किए उसका मीनिंग भी वहां पे कुछ आना चाहिए था। कि सप्रेशन टर्म यूज किया आपने, लेकिन सप्रेशन का मतलब वहां पे वो गलत आ जा रहा है, क्योंकि आप इंसुलिन को सप्रेस नहीं कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो आपकी, आपने जब लो कार्ब डाइट लिया तो इंसुलिन सप्रेस हो गया, नहीं। इंसुलिन अब उस तरह से बनेगा नहीं, क्योंकि आप कार्ब से नहीं खा रहे हो। दोनों में फर्क है। राइट। तो डॉक्टर मैं इस सेक्शन को यहीं कंक्लूड करता हूँ अभी। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट की और किडनी फंक्शन टेस्ट की।